चलो आज हम लोग एक नया पार्ट शुरू करते हैं, इनकम। जो अपना नेशनल इनकम का चैप्टर है उसमें एक दूसरा पार्ट शुरू करते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे इनकम मेथड का। अभी इनकम मेथड क्या होता है भाई? सबसे पहले दिन ही तुमको बताया गया था कि अपने पास देयर आर 3 डिफरेंट मेथड बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। फर्स्ट वाज व्हाट? वैल्यू एडेड मेथड व्हिच इज आल्सो नोन एज एन प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के नाम से जानते थे, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट का जितना टोटल प्रोडक्ट होता था उसका टोटल कर लेते थे। देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। और प्रोडक्ट मेथड में भी वी हैव 2 डिफरेंट मेथड। क्या क्या था? एक वैल्यू एडेड मेथड था, एक फाइनल गुड्स वाला था। याद है? तो वैल्यू एडेड मेथड वाला क्या होता था? जिसमें हम लोग क्या करते थे, जितना वैल्यू एडिशन होता था हर एक स्टेप में सिर्फ उसको जोड़ते थे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ द फाइनल गुड्स, वहां पे हम लोग क्या करते थे, सिर्फ फाइनल गुड्स का ही वैल्यू ले लेते थे और उसे टोटलिटी में जोड़ लेते थे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। ये तो वो वाला था। वहां पे हम लोगों ने कुछ सम भी किया था, कुछ होमवर्क में भी डाला था। ठीक, तो आज हम लोग नेशनल इनकम का जो काम है उसमें हम लोग बात करेंगे इनकम मेथड का। ये देखो इनकम मेथड यहाँ पे लिखा हुआ, ये आपका इनकम मेथड है। इनकम मेथड का दूसरा नाम देख लो डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड है, और एक नाम है फैक्टर पेमेंट मेथड। तो सर ये इसका नाम से ही पहले समझने का कोशिश करेंगे, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द डिटेलिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस पार्ट में आप लोगों को डिटेल में क्या क्या चीज देखना है वो आपको बाद में करने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए इनकम मेथड का मतलब क्या होता है, फैक्टर पेमेंट मेथड का मतलब क्या होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देख लीजिए इनकम मेथड। इनकम मेथड का मतलब क्या होता है पता है? एक नेशन में हर आदमी का जितना इनकम होता है उसे जोड़ लो। क्या बोले? एक नेशन में जितना पर्सन रह रहा है सबका क्या जोड़ लो? इनकम जोड़ लो। अब सोच के बताओ, अ पर्सन इज अर्निंग, एक आदमी किस तरह से कमा सकता है? हाउ कैन अ पर्सन अर्न? देखो जनरली हम लोग सबसे पहले चैप्टर में पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बातचीत किया था, वहां पे बात किया गया था कि आपकी इकोनॉमी में 2 सेक्टर इकोनॉमी या 4 सेक्टर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कौन कौन? एक फार्म होता है, दूसरा हाउस होल्ड होता है। ये प्ले, यही तो, दीज 2 प्लेज द वाइटल रोल। इसके अलावा भी था हम लोग के पास, गवर्नमेंट था, बैंक्स था, ये तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में ये लोग था। अब अपना कहानी जो था, कहानी के अनुसार हम लोग को देखना था कि हाउस होल्ड अर्निंग कहां से करता है, हाउस होल्ड कहां से अर्न करता है। हाउस होल्ड जो कमाएगा वही उसका इनकम है। और जनरली हाउस होल्ड कमाता कैसे था? बाय सेलिंग देयर सर्विसेज। और जो उस सर्विस को हम लोग क्या बोलते थे? फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है तुम लोग को भी पता है, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसमें क्या क्या था आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में? सबसे पहला था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या उसे ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत जगह बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शायद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, देखो लैंड, आजा भाई चल जा, ये लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसका नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन देते तो डरना मत, वही चीज है। खत्म हो गया सर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो when household is providing these services, when household is providing this kind of services to the production houses, the production houses has to pay in exchange of these services. इस सर्विस के अगेंस्ट में उसे पेमेंट करना पड़ेगा, एंड दोज पेमेंट आर नोन एज एन व्हाट? फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। ओके, दैट विल बी नोन एज एन व्हाट? फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। ये रहा सर फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। सर फैक्टर इनकम फैक्टर पेमेंट मोटा मोटी सेम ही होता है, दे आर सेम कॉन्सेप्ट, बट हम लोग जब दूसरा 2 पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो नाम अलग अलग हो जाता है। अगर तुम हाउस होल्ड के हिसाब से सोचोगे देन इट विल बी फैक्टर इनकम। इफ यू आर थिंकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेस देन यू विल फाइंड इट एज एन फैक्टर पेमेंट। ओके सर, फैक्टर पेमेंट में आपको क्या क्या टाइम पे किस किस टाइप का पेमेंट करना पड़ेगा? नाम से भी याद हो गया होगा, लैंड के लिए देना क्या है? रेंट। उसके बाद लेबर के लिए क्या देना है? वेजेस। देन कैपिटल के लिए क्या देना है? इंटरेस्ट। एंड द लास्ट वन एंटरप्रेन्योर के लिए क्या देना है? प्रॉफिट। यही तो, यही वाला 4 चीज है। अब ये बताओ इस 4 के अलावा कोई और कमाई होता है? नहीं, जनरली नहीं होता है। ये 4 ही टाइप का इनकम होता है जनरली, एक इंडिविजुअल कमाता है एक इकोनॉमी में। तो अब सोचो अगर मैं इकोनॉमी में एक आदमी इतना ही टाइप का कमाता है तो मैं शायद सारा इनकम जोड़ दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा नेशनल में कितना आदमी ने कितना कमाया। हर एक आदमी का इनकम जोड़ दो, उसका इनकम ये 4 फॉर्म में किसी एक फॉर्म में आए। ये तो he can earn in these forms only। 4 फॉर्म है, उसी में आ सकता है पैसा, चाहे वो लैंड के लिए आ सकता है, एज ए रेंट आएगा, या एज ए प्रॉफिट आएगा, या एज ए इंटरेस्ट आएगा, या एज ए वेजेस आएगा। These are the form by which a person can earn in an economy।
बस समझ में आ गया वाला बात, किस तरीके से करना है। ओके, जब हम लोग बात करते हैं फैक्टर इनकम का, तो फैक्टर इनकम में तुम लोग एक चीज देखना, फैक्टर इनकम में तुम लोग को एक प्रॉब्लम दिखेगा, नहीं प्रॉब्लम नहीं, एक जेन्युइन बात दिखेगा। फैक्टर इनकम में कोई भी आदमी पैसा कब कमाता है? whenever that person has to provide service. If he did not provide the service, he will not get. अगर वो सर्विस देगा नहीं तो उसे मिलेगा भी नहीं पैसा, ठीक। तो इस टाइप में क्या बोला जाता है पता है? इस टाइप के इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? इससे हम लोग बोलते हैं अर्नड इनकम। अर्नड इनकम, अर्नड इनकम का मतलब क्या होता है सर? जनरली अर्नड इनकम का मतलब होता है वेयर यू प्रोवाइड योर सर्विसेज एंड अगेंस्ट इन एक्सचेंज ऑफ दैट यू अर्न सम काइंड ऑफ मनी। So here you are earning, but there are some factors where there are some situation where the person is not earning but they are getting money. वहां पर कमा नहीं रहा है लेकिन उन लोगों के पास पैसा आ रहा है। कौन कौन सा सीन है भाई, ऐसे बताओ तो। अब तुम लोगों को पता है, जो जैसा तुम लोग बोला ट्रांसफर पेमेंट। अब देखो ट्रांसफर पेमेंट थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, बता नहीं सकते, जब आगे चलेंगे तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे। जनरली ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है एक साइड से पैसा आ रहा है बट दूसरा साइड में कुछ जा नहीं रहा है, जिसे क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल बोलते हैं, मतलब वंस एक साइड से फ्लो हो रहा है। अब जिसमें तुम देख सकते हैं गिफ्ट, गिफ्ट पे तुम्हारे पास पैसा आता है, गिफ्ट आता है, काइंड जाता है, लेकिन तुम्हें कुछ देना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, बस इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। तो सर अगर आपका अर्न इनकम का डेफिनेशन पूछता है तो क्या लिखेगा? अर्न इनकम का मतलब क्या होता है? वेयर द पर्सन प्रोवाइड देयर फैक्टर्स of where the person earn income by providing factor services is known as an earned income. On the other hand, unearned income क्या होता है? other than earned income are known as an unearned income. यही वाला खेला है। अब देख लीजिए सर यहाँ पे क्या क्या चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग के पास, all income that accrue to the factor of production by way of wages, interest, rent, profit etc are summed up to obtain the national income। ठीक है, इससे पता चल ही रहा होगा ये इनकम मेथड है, क्योंकि ये टोटलिटी पे देश का जितना इनकम होगा उस फॉर्म का नाम बोल दिया। जनरली अ कंट्री हैव दिस 4 काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, इसी से वो लोग पैसा कमाता है। उसमें क्या क्या नाम आ गया देख लो, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, खत्म खेला। उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सारे बच्चों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता नहीं होता है। जनरली इसका अगर जेन्युइन मतलब पूछा जाए तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ऐसा होता है, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। अब आपको भी पता होगा, क्लास 11 में अगर आपने थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़ा होगा तो पता होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सर सबसे पहले लैंड की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, एंड द पर्सन हु विल ऑर्गेनाइज ऑल दिस थिंग्स नोन एज एन एंटरप्रेन्योर, उसका भी जरूरत होता है। ये तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो 4 एलिमेंट है उन लोग को हमको क्या देना पड़ेगा? इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। उन लोगों का इनकम तुम लोग को याद हो गई क्या क्या होता है, इस पर और बात नहीं करते हैं। ये रहा सर आपका चीज, चलो ठीक है। इसके आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या, दीज आर कॉल्ड अर्न इनकम, इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन बनता है, कभी कभी हम किताब में देखा भी हुआ पास्ट ईयर का पेपर में, तो इसलिए तुम लोग के सामने क्वेश्चन को उठा के लेके रख दिया। एक बार तुम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो और देखो, यहाँ पे तुम लोग को आंसर नहीं पढ़ना है, फर्स्ट में खाली क्वेश्चन पढ़ के जज करो कि क्या अर्नड इनकम है, क्या अनअर्न्ड इनकम। देखो जल्दी से, पढ़ लिया सब कोई? अब बात करें इस पे, इधर आओ। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो तो क्या क्या चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले सर हाउ डू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओल्ड एज पेंशन एंड रिटायरमेंट पेंशन। सबसे पहला बात बताओ, ओल्ड एज पेंशन आपको क्यों मिलता है? व्हाई आर यू गेटिंग ओल्ड एज पेंशन? सोच के बता सकता है? चल भाई, ये ओल्ड एज पेंशन है, एक है रिटायरमेंट पेंशन। सबसे पहला बात, ओल्ड एज पेंशन आपको क्यों मिलता है? बिकॉज यू हैव ऑब्टेन या यू हैव अटेन a particular age limit, you have crossed a particular age limit, that's why you are getting what? Old age pension, and who is providing it? Generally government। अब देखो ओल्ड एज पेंशन में आपको कुछ करना पड़ता है क्या? You have to do something? No, you don't have to do something। आप लोगों को काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सर ये ओल्ड एज पेंशन में आपको दिख रहा है कहीं भी आपने अर्निंग किया है? नहीं सर, आपने कुछ दिया नहीं है। इट इज वन काइंड ऑफ व्हाट? ट्रांसफर पेमेंट या अर्नड इनकम।
बोल सकते हैं इसको। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट पेंशन। नाउ सी रिटायरमेंट पेंशन का मतलब क्या होता है, तुम लोग अगर टेक्निकली इसको सोचेगा तो यू विल फाइंड रिटायरमेंट पेंशन क्या होता है। जनरली एक आदमी जब अपना जीवन का सारा साल, एक आदमी जब अपने जीवन का एक मेजॉरिटी ऑफ उसका लाइफ स्पैन जो होता है ना, वो कहाँ पे देता है, एक कंपनी को देता है जहां पे वो वर्क करता है, और उसके वर्क के माध्यम से उसका वर्क का यूज करके कंपनी का भी ग्रोथ होता है, साथ ही साथ उसका भी कुछ ग्रोथ होता है। अब ये सोच के बताओ, एकदम इंसानियत जैसा, मतलब इंसान जैसा सोचता है वैसा सोच के बताओ, तुम लोग को अगर समझ में आएगा। जनरली क्या होता है, जब कंपनियां होती है ना, वो अपने एम्प्लॉय को हमेशा क्या चाहता है, खुश रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये पुराना कॉन्सेप्ट था जहां पे हम लोग एम्प्लॉय को कॉस्ट मानते थे। क्या होता था, वी यूज टू अज्यूम दैट आवर एम्प्लॉय इज आवर कॉस्ट, हम उसे खर्चा मानते थे। तो हम लोग का काम क्या होता था, उससे काम लेना, पैसा देना, बात खत्म। हम लोग सिर्फ यही कंसीडर करते थे। लेकिन आज के दौर में, मॉडर्न दौर में, हम लोग अपने एम्प्लॉय को क्या मानते हैं पता है, एसेट मानते हैं। वी अज्यूम आवर एम्प्लॉय इज आवर एसेट। व्हाई? बिकॉज आवर बिजनेस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर एम्प्लॉय। इफ एम्प्लॉय परफॉर्म वेल देन आवर बिजनेस विल ग्रो। ठीक, अब ये जो बैकग्राउंड है, इसके अनुसार तुम्हें क्या समझ में आता है, इसके अनुसार ये समझ में आता है कि हर कंपनी को अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना चाहिए। ये तो हर कंपनी को अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना चाहिए ना हो। अब बताओ, एम्प्लॉय का ध्यान कब तक रखेगा, जब तक वो काम कर रहा है तब तक? नहीं सर, उसने अपना तो लाइफ का मेजोरिटी ऑफ उसका जो लाइफ प्लान था, उसमें उसने अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त किसको दिया, अपने कंपनी को दिया। तो अब ये कंपनी का भी का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कंपनी का, कि जब वो रिटायर करे तो उसके हाथ में भी क्या हो, एक लमसम अमाउंट का मनी हो। ठीक है नहीं, उसके हाथ में क्या होना चाहिए, एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी। वो मनी से वो क्या करेगा, अपने रिटायरमेंट के बाद का जो जिंदगी है उसको जिएगा, ताकि उसे और कोई दिक्कत ना हो। सही तो। अब ये बताओ, ये जो पैसा उसे मिल रहा है, रिटायरमेंट बेनिफिट, व्हाई दैट पर्सन इज गेटिंग दैट बेनिफिट, बता सकता है किस लिए मिल रहा है? बिकॉज उसने सर्विस दे दिया है, सर्विस दे दिया है। अब सोच के बताओ, ये अर्नड इनकम है कि अनअर्नड इनकम है? हाँ, ओल्ड एज पेंशन में बताओ क्या होता है, ओल्ड एज पेंशन क्या होता है? समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ओल्ड एज पेंशन में कुछ क्राइटेरिया होता है, वहां पे आपको ये नहीं देखना पड़ता कि आप क्या है क्या नहीं है, आपको देखना है एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया आप फुलफिल कीजिए। 60 साल हो गया है और आपके पास क्या है, आपका फैमिली इनकम कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट से कम है, यही तो। तब आपको गवर्नमेंट क्या देता है, पैसा देता है। इट इज अ वन काइंड ऑफ सब्सिडी टाइप। हाँ, तो तुम लोग अगर सोचेगा तो अपना वेस्ट बंगाल में देखा, तुम लोग को देखा ही होगा क्या क्या पेंशन शुरू हुआ अपने यहाँ पे, वृद्धा पेंशन योजना होता है ना, ओल्ड एज पेंशन हम लोग के यहाँ भी चलता है बंगाल में। तो यहाँ पे देखना, मोस्ट ऑफ जितना भी 60 साल के ऊपर है, स्पेसिफिकली जितने पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग कंसर्न है उन लोग को मिलते ही हो, पूछ के देखना, दे आर गेटिंग ₹1000 पर मंथ। किस लिए मिल रहा है, आई डोंट नो, बट दे आर गेटिंग बिकॉज दे हैव क्रॉस ए पर्टिकुलर लिमिट ऑफ एज, दैट इज 60 years। रिटायरमेंट पेंशन क्या है, रिटायरमेंट पेंशन में आपने काम कर दिया है इसलिए यू आर गेटिंग। लेकिन ओल्ड एज में आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने अपना 60 साल कंप्लीट कर लिया, इसलिए यू आर गेटिंग। समझ में आया? तो यहाँ पे आपने तो कुछ काम करके तो नहीं कमाया, बट ऑन दी अदर हैंड रिटायरमेंट पे आपने काम करके कमाया। अब यहाँ पे पढ़ के देख लो, ओल्ड एज पेंशन आर यूनिलैटरल पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट, ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज एन अर्नड इनकम। These are not included in the estimation of national income. On the other hand, retirement pension are like a deferred wage. These are related to a factor service rendered by the recipient prior to their retirement. Okay, correct? जितना हम लोगों ने सोचा था वैसे ही वर्ड में आया है यहाँ पे। उसके बाद accordingly these are included in the estimation of national income. किसमें आता है, estimation of national income में आ जाता है। ठीक है, खत्म हो गया ये वाला बात, इतना बात तो समझ में आ गया होगा। इस यहाँ तक का देख लो, तुम लोग को पूरा चीज समझ में आ रहा है यहाँ तक का पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, सबसे पहले तुम लोग से पूछा जा सकता है फैक्टर पेमेंट मेथड का मतलब क्या होता है, डिफाइन 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, अगर बना तो मेरे हिसाब से नहीं बन सकता। सी है, एबीसी में अगर मैं ऑर्डर करूं तो ये सी नंबर का क्वेश्चन आता है, सी। लेकिन सर ये एक जेन्युइन है, ये हॉट क्वेश्चन टाइप में आता है ये वाला, यहाँ पे एक बार देखा जा सकता है, अगर किस्मत खराब हो तो दिख सकता है। लेकिन जेन्युइनली तुम लोग मैनेज कर सकता है, अगर क्वेश्चन किसी भी टाइप से घूम के आए, यू हैव द नॉलेज हाउ टू आंसर। सर अर्नड इनकम में क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पुट योर एफर्ट देन यू विल अर्न समथिंग। बट ऑन द अदर हैंड अनअर्नड इनकम में क्या होगा सर, यू आर नॉट गोइंग टू पुट योर एफर्ट, यू आर जस्ट गेटिंग एज डोनेशन। अब सर इनकम मेथड में सर आप लोगों को करना क्या होता है, देख लो एक बार। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम मेथड, तो हमारे देश में जितना इनकम होगा उसको जोड़ दो,
तो यू विल गेट द वैल्यू। सर यहाँ पे क्या क्या इनकम होता है देख लो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। अब सर इसको क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी। क्या होता है एनडीपीएफसी, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। तो सर सबसे पहला बात, व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू लर्न नेशनल इनकम, तो सबसे पहले आप लोग एक चीज याद रखिएगा। देखिए जैसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड पढ़े थे, तो वैल्यू एडेड मेथड में हमारा कौन सा वैल्यू निकल रहा था, वैल्यू एडेड मेथड में वी वर गेटिंग जीडीपी एट एफसी। तो हमेशा ये वाला दिमाग में खोज लेना, इसको लॉक कर लेना कि जब भी कोई बोले वैल्यू एडेड मेथड, देन व्हाट आर यू गेटिंग, जीडीपी एट एफसी। अगर कोई पूछ ले इनकम मेथड का बात, तो इनकम मेथड में कहां पहुंच रहे हैं आप, एनडीपी एट एफसी। समझ में आया, एनडीपी एट एफसी, ये वाला याद रखना। क्यों सर, क्योंकि यहां तक अगर तुम पहुंच जाएगा ना, बाकी वाला चीज तुम लोग को याद है, बिकॉज वी हैव डन दिस इन द प्रीवियस चैप्टर, जहां पे हम लोगों ने बात किया था जीडीपी के बारे में, जीडीपी से एनडीपी में कैसे आना है, एफसी में कैसे आना है, एमपी में कैसे आना है, एडजस्टमेंट सीखे थे जिसमें एनआईटी का एडजस्टमेंट था, एनएफआईए का एडजस्टमेंट था, याद आ रहा है, तो वो सबके बारे में बात किए थे। लेकिन वहां वो तो बात का है, वो सेकंड स्टेप का खेला है, अपने लोगों को फर्स्ट स्टेप में आना है। फर्स्ट स्टेप में अपने लोगों ने एक पार्ट कवर किया है जिसका नाम क्या था, वैट, वैल्यू एडेड मेथड। अब दूसरा मेथड है हम लोग कहां पे है, इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट हैं, जनरली सोचने को मिला। क्या क्या है, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट। ये तो खत्म हो गया खेला। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में आप लोग के बुक्स में और आपकी किताब में क्या क्या कंपोनेंट दिया हुआ है। सर सबसे पहले देखिए एनडीपीएफसी में जनरली व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम अंडर द इनकम मेथड, तो वी हैव टू डिवाइड और कैटेगराइज ऑल इनकम इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स। उसमें कौन कौन सा ग्रुप है, सबसे पहला आपका नाम क्या है, देखो सीओई। दैट इज सीओई का मतलब क्या है, देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सर व्हाट डू मीन बाय कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बात करेंगे। पहला एलिमेंट क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा क्या है, देखो ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम। ओके, तो सर यहाँ पे तीनों पे, ये जो तीनों पॉइंट है ना आपका, इस तीनों पॉइंट पे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफाइन सीओई, डिफाइन ऑपरेटिंग सरप्लस, डिफाइन मिक्स्ड इनकम, और स्पेसिफिकली ये ग्रुप है, इसमें ए नंबर आता है, ये मिक्स्ड इनकम, इसका आने का चांसेस ज्यादा। तो सर आप लोग को जब भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द डेफिनेशन व्हेनेवर आई एम टीचिंग। जब जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूं वैसे याद कर लो। एज सून एज वी आर गेटिंग द नॉलेज अबाउट द चैप्टर, प्लीज लर्न इट, तभी खत्म कर दो। तुम बोलो बाद में कंपाइल होकर ना बड़ा लोड हो जाएगा तुम लोग पे। तुम लोग भी पता है क्लास 12 का एग्जाम है, टाइम कब उड़ जाएगा तुम लोग को पता नहीं चलेगा। अगर तुम लोग अभी याद करते करते चलेगा, तो यू विल सी दैट यू आर नॉट सपोज टू लर्न इकोनॉमिक्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अभी से बढ़ते चलो तो कुछ लोड कम हो जाएगा। अब जिसका इसका प्रैक्टिकल है तो समझ ही लेगा क्या दुख होता है। प्रैक्टिकल का दुख तुम लोग को समझ में आता ही होगा। अब क्या बताएं, तुम लोग भी रो देगा, छोड़ो। अब चलिए एक बार इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। सर देखिए सबसे पहला नाम क्या है, सर ये रहा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। चलिए सबसे पहले बात ये सुन लीजिए, कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है, पता है क्या कंपनसेशन, यू नो द मीनिंग ऑफ कंपनसेशन। देखो हम लोग कहां पे पढ़े, कॉम्पनसेट करना, सीधा बात है ना। हम लोग जब क्लास 11 में इंश्योरेंस का पैसा लेते थे तो हम बोलते थे ना कंपनसेशन फॉर लॉस, लॉस हुआ इसके लिए क्या मिल रहा है, सहायता मिल रहा है। तो जनरली कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन इज अ टाइप ऑफ सपोर्ट। क्या होता है, सपोर्ट, सहायता प्रोवाइड किया जाता है। अभी सहायता किस फॉर्म में हो सकता है, दैट एड और सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड इन 2 डिफरेंट मैनर। फर्स्ट वन इज कैश और इन काइंड। आपको जो सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है वो 2 मेथड से कराया जा सकता है, आइदर इन कैश और इन काइंड। चलिए सर सबसे पहला बात समझ में आ गया। अभी बताइए एम्प्लॉय को जनरली पैसा देता कौन है, सोच के बताओ। अब एम्प्लॉयर देता है, सर सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या हुआ, कॉम्पनसेशन टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो सर एम्प्लॉयज का जब भी बात आ जाएगा तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना जरूरी हो जाएगा। क्या चाहिए, देयर मस्ट बी अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये बताओ एम्प्लॉय को जनरली मिलता क्या क्या है एम्प्लॉयर से, व्हाट काइंड ऑफ इनकम, सैलरी वेजेस मिलता है। ये तो सर कॉमन सेंस वाला बात है, ये तुम लोग को भी पता है, ठीक। तो ये तो आराम से याद रहेगा। इसके अलावा और कुछ मिलता है, यस सर और भी मिलता है। एक का नाम होता है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन द प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम, ग्रेचुइटी। ये सारे के सारे क्या है पता है, ये सोशल सर्विसेज होता है, सोशल बेनिफिट्स होता है। ये सब क्या होता है, ये सारे के सारे सोशल सर्विसेज होते हैं। सर नहीं समझ में आ रहा, ठीक से बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ।
अब मेरा बात सुनो। सबसे पहला बात, अभी तुम लोग को बताया था ना कि एम्प्लॉय जो होता है कंपनी के लिए क्या होता है, इट इज एन एसेट। आज के डेट में हम लोग एक एम्प्लॉय को क्या मानते हैं, दे आर द एसेट ऑफ द कंपनी। नाउ सी, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए एसेट है तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसका भविष्य में उसका सपोर्ट करो। यस और नो। जनरली क्या होता है कि अगर आप लोग देखोगे ना तो ये हम लोग के देश में क्या हुआ है, अभी एक एम्प्लॉयर भी चाहता है, एट द सेम टाइम इसे कंपलसरी भी बना दिया गया है। क्या कर दिया गया है, कंपलसरी भी बना दिया गया है बाय पासिंग ए वेरियस काइंड ऑफ लॉज। हमारे देश में लेबर लॉ के नाम से एक ग्रुप होता है, लॉ का एक ग्रुप होता है जिसमें क्या नाम आता है, लेबर लॉ। अब उस लेबर लॉ में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो किसको गवर्न करता है, लेबर के लिए वो बनाया गया है, जिसमें क्या देखा जाता है, लेबर को फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। समझ में आ रहा है? इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, ईपीएफ एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, उसके बाद आपके पास वेरियस एक्ट्स हैं। मतलब इसके अनुसार क्या बोला जाता है, इसमें बोला गया है कि एक एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर लिमिट को अगर वो क्रॉस करता है तो उसे क्या करना चाहिए, अपने लेबर के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। कंट्रीब्यूशन का मेजर उद्देश्य क्या है कि आप अपने लेबर का ध्यान रखिए ताकि लेबर लोग खुश ही रहे, वो लोग सुख से रहे। अगर लेबर सुखी रहेगा तो बिजनेस सुखी रहेगा, बिजनेस सुखी रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रो करेगा। समझ में आ गया? अब सर यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला है। अब तुम लोग का पॉइंट सब खत्म करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बात किया है, प्रोविडेंट फंड के बारे में। नाउ सी व्हाट डू मीन बाय द प्रोविडेंट फंड। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोविडेंट फंड इज अ टाइप ऑफ फंड अंडर व्हिच अ पर्सन हु इज अर्निंग मनी हैज टू मेक कंट्रीब्यूशन एंड द पर्सन हु इज गिविंग द सैलरी टू दैट एम्प्लॉय हैज टू मेक कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या है सर, ये एक टाइप का फंड होता है जिसमें दोनों आदमी पैसा लगाते हैं। कौन कौन सर, अगर आप किसी के एम्प्लॉयर हो, जैसे हम लोग यहाँ पे, जैसे तुम लोग है, मैं तुम लोग का एम्प्लॉय मान लेते हैं, ओके, देन हु आर यू, यू आर द एम्प्लॉयर, आई एम द एम्प्लॉय। मैं जो पैसा कमाऊंगा तो सबसे पहले तुम क्या करेगा पता है, उस पैसा से एक पोर्शन हटा लेगा। मान लेते हैं 10%। अगर मेरा सैलरी 10,000 है तो तुम क्या करेगा, मेरा 10%, 5% जो भी सैलरी का हिस्सा होता है, यू विल कीप असाइड, ले लिया। और उसके साथ तुम लोग भी एक पर्टिकुलर अमाउंट, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट तुम लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे। मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया अपने सैलरी का, 500 रुपया, तुम लोग कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 500 रुपया। अब वो 1000 रुपया हो गया, तुम कहाँ रख देगा, एक फंड में। उस फंड का नाम क्या है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अब उस फंड को कौन ऑर्गेनाइज करता है, उसको चलाता कौन है, उसे चलाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट उस पैसा को जो है ना उसको मार्केट में लगाएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में, इसको बढ़ाने का कोशिश करेगा। क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करा के उस पैसे को बढ़ाएगा। समझ में आ गया प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है। उसके बाद आता है आपके पास पेंशन स्कीम। ये पेंशन स्कीम क्या होता है सर, पेंशन स्कीम इज सिमिलर टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसमें क्या होता है, आपका पैसा रख लिया जाता है, आपने जो काम किया है, आपने जो काम किया उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा आपसे काटता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा आपके सैलरी से काटता है। और जब आप रिटायर होते हो ना तो आपके पास एक ऑप्शन दिया जाता है कि सर आपको एक बार में पैसा चाहिए कि आप अभी जितना साल जिएंगे कि मंथली वाइज पैसा चाहिए। मतलब आपने मानो 50 साल, 20 साल, 30 साल काम किया, ठीक है, तुम्हारे सैलरी से हर बार कुछ ना कुछ पैसा काट के रख दिया गया। तुम 20 साल बाद जब रिटायर हो रहा है तो कंपनी तुमसे पूछता है, सर आपको एक बार में सारा पैसा दे दूं कि आप जितना अब उसके बाद से, रिटायरमेंट के बाद से जितना साल जिएंगे, हर महीना आपको मंथली वाइज आपको पैसा। समझ में आया? इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पेंशन। समझ में आया पेंशन के बारे में? पेंशन के बाद आता है ग्रेचुइटी। ये ग्रेचुइटी क्या होता है सर, ग्रेचुइटी इज जनरली अ लंप सम अमाउंट ऑफ पेमेंट which is paid by the employer to the employee on account of retirement or on termination or on death of employee। ये क्या होता है सर, इसका मेजर उद्देश्य होता है कि जब आदमी रिटायर हो जाता है तो उसके हाथ में कुछ पैसा दे ताकि वो अपना लाइफ थोड़ा बना सके। समझ में आया? उसने तो अपना जिंदगी हमें दे दिया तो हम थोड़ा उसको पैसा दे देते हैं ताकि वो अपना जीवन बना सके। समझ में आ गया? इसे हम लोग क्या बोलते हैं, देख लो इसका नाम क्या लिखा हुआ है। नाउ इट रेफर टू द emoluments paid to employees by the employers against the rendering service. It also includes salary, wages in kind such as free medical facility, free rent accommodation etc. अब सर फ्री के बारे में बात करते हैं। एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। नाउ दीज आर एक्सपेंसेस जो अभी बताया मैंने, क्या क्या बताया तुम लोग को, पेंशन बताया, पीएफ बताया, ग्रेचुइटी बताया, ये लोग क्या है, ये सारे के सारे आपके सोशल सिक्योरिटीज हैं। सच एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज ऑफ एम्प्लॉइज और ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। समझ में आ गया हुआ चीज? अभी क्या बोला, ग्रेचुइटी gratuity is generally nothing, it is an lump sum amount which is paid by the employer to employee on account of his retirement, death, termination. देख
हम तुम लोग का एम्प्लॉय है, 20 साल से तुम लोग मेरा मालिक है, तुम लोग के लिए हम क्या है, एसेट है। अब 20 साल बाद मैं जब रिटायर होऊंगा तुम लोग को मन खराब नहीं लगेगा, अरे आदमी चला जा रहा है, इतना दिन से मैंने सर्विस दिया है। तो इन लोग क्या करता है, इसी प्रोस्पेक्ट में वो लोग क्या देता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मेरे को देता है, 5 लाख 3 लाख 2 लाख ऐसा एज ए गिफ्ट। उस गिफ्ट को हम लोग ग्रेचुइटी बोलते हैं। समझ में आ गया ग्रेचुइटी का मतलब क्या है? अब ये जो पैसा है इसे कॉम्बाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी। नाउ सर पेमेंट के बारे में तो समझ में आ गया, जनरली पेमेंट दिखता है, बट द प्रॉब्लम इज सर काइंड का क्या खेला है। काइंड में क्या होता है सर, जनरली काइंड का केस ये होता है, जब आप लोग बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स को देखोगे ना, बड़े बड़े एम्प्लॉयज को जो बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं, उन्हें क्या मिलता है, उन्हें पैसे के साथ साथ बहुत सारे फैसिलिटी भी मिलती है। और उस फैसिलिटी में तुमको सबसे बड़ा दिखता हुआ रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो आपको रहने के लिए घर में, उस घर में शायद एसी भी हो सकता है, फर्निश्ड हो सकता है, कार भी हो सकता है, इसके साथ साथ आपको डोमेस्टिक सर्वेंट भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। ये जो आपको सर्विस दिया जा रहा है, ठीक, इसे क्या बोला जाता है, सैलरी इन काइंड। समझ में आ गया, सैलरी इन काइंड का मतलब क्या हो गया। अब देखिए सर ये सब खेला था आप लोग के पास कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। तो सर अगर आपसे कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय के बारे में पूछा जाए तो अब आपके पास जब ऑप्शन दिया रहेगा तो मैनेज कर सकोगे लिख लिख के, समझ पाएगा ना क्या क्या होता है। अब देखो थिंग्स टू कीप इन माइंड, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या दिमाग में रखने का बात है। Any reimbursement by the business expenses incurred by the employee will be excluded from COE. Sir, what do you mean by reimbursement? कोई बता सकता है reimbursement का मतलब क्या होता है? Can you explain the meaning of reimbursement? Reimbursement का मतलब पता है रे? ओ भगवान, shall I die? No no, बंद करना है, बंद कर ले, बंद कर ले। अब मेरा बात सुन, रीइंबर्समेंट का मतलब कुछ नथिंग, कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता, ये तुम लोग को ही पता, तुम लोग देखा भी होगा। देखो घर में तुम लोग तो जब घर में रहता है, कभी कभी ऐसा सीन बना है अचानक से तुमको किसी को पैसा देना है, मतलब तुम बाजार में गया है सामान लाने, मम्मी ने पैसा दिया तुम, ठीक है, तुम बाजार में सामान लाने गया लेकिन पैसा शॉर्ट, ठीक है, और तुमने अपने पॉकेट से वो पैसा लगा दिया, ठीक है, लेकिन घर में आके क्या तुम लोग उसको छोड़ देगा, उस पैसा का जो एक्स्ट्रा पैसा तुम लोगों ने लगाया वो छोड़ देगा, तुम मांगेगा ना। तो जो फिर से तुम्हारी माँ जो तुमको पैसा वापस दे रही है ना, उसे क्या बोलते हैं पता है, रीइंबर्समेंट। क्या बोलते हैं, रीइंबर्समेंट। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है बिजनेस एक्सपेंसेस है, मैंने पहले खर्च कर दिया है, फिर मैंने मालिक से ले भी लिया। समझ में आ गया रीइंबर्समेंट का मतलब, इट इज नथिंग बट मैंने खर्च कर दिया पहले राउंड पे, फिर मैं उससे वापस ले लिया। तो सोच के बताओ ये एक्चुअल में मेरे को क्या पैसा दिया, ये तो उसी का खर्चा उसी ने दिया, बस खाली टाइम लग के वजह से मेरा पॉकेट से पैसा निकला, बस खत्म। समझ में गया रीइंबर्समेंट का मतलब। अगर रीइंबर्समेंट होता है तो उसको ऐड करेगा तुम लोग सीओई में, नहीं, क्योंकि एक्चुअल में इनकम है ही नहीं। दूसरा देखो, if any facility is provided which is necessary for the work then it should not be included like uniform to be worn while driving vehicles। अब देखो कुछ फैसिलिटी होती हैं जो कंपलसरी होती है, जैसे देखो एक ड्राइवर जब कोई घर में लगता है तो उसे क्या जनरली लोग क्या दे देते हैं, मतलब यूनिफॉर्म पहन, ठीक, तो एक जो गार्डनर होता है उसको ग्लव्स दे दिया जाता है। तो इसे एक्स्ट्रा सोच के ये मत समझने की ये फैसिलिटी है, ये इसका इंडिस्पेंसिबल पार्ट है उसका काम का। तो इसे तुम लोग ये मत समझ लेना कि एक सैलरी इन काइंड है। समझ में आ गया क्या बोले, उसे सैलरी इन काइंड मत समझ बैठ। उसके बाद एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द थर्ड पार्टी शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन सीओई। अब थर्ड पार्टी कौन हो सकता है सर, जनरली क्या होता है, कंट्रीब्यूशन हम लोग के दो ही जन मेड करते हैं, एक कौन करता है, एक हम, एक तुम, और एक तीसरा होता है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कंपनी, कभी कभी हो सकता है। अब देखो जनरली क्या होता है, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ना, सिर्फ वही वाला तुम्हारे सीओई में आएगा। क्या बोले, if the contribution is made by the employer then only it will be included in the calculation of national income। अगर तुम खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है और तुम खुद जोड़ देगा, सोच के बताओ, अपने सैलरी में से कुछ पैसा तुमको मिला एंड यू आर इन्वेस्टिंग दोस पोर्शन इन योर पीपीएफ या प्रोविडेंट फंड स्कीम। अभी बताओ एक्चुअल में क्या हो, तुम्हारा सैलरी है, वो तो तुम्हारा पॉकेट का पैसा तुम खुद दे रहे हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी सीओई में कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय द एम्प्लॉय इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। समझ में आया, अगर कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है तो इंक्लूड करेंगे, कंट्रीब्यूशन अगर तुम कर रहा है तो इंक्लूड नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूट अगर थर्ड पार्टी कर रहा है
तो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। सर इंक्लूड किसका करेंगे? जब सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। बात समझ में आया? याद रहेगा? तो सर यहाँ पे बात क्या था, इसीलिए तुमको पहले बात में बोले जब एम्प्लॉय लिखा हुआ है ना तो वहां पे समझ लेना जब एम्प्लॉयर पैसा देगा वही सिर्फ ऐड करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं जोड़ेंगे सीओई में। खत्म हुआ सीओई। देख लो यहाँ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, फिर आगे बढ़ेंगे। खत्म हो गया? तो जनरली यहां पे क्या क्या आ सकता है सोच के बता सकता है कॉम सीओई में? देखो सर यहाँ पे क्या क्या आ सकता है जनरली। सर यहाँ पे वेजेस आ सकता है, सैलरी आ सकता है, ठीक। तो उसके बाद और क्या आ सकता है? हाँ तो यहाँ पे बोल सकते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ सकता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ऐसा लिख दिया सोशल सिक्योरिटी में। खत्म, यही सब आ सकता है ना। इसके अलावा कुछ एक्सेस आ सकता है? अगर एम्प्लॉयर ने मुझे रीइंबर्स किया तो वो आ जाएगा? नहीं लेना। समझ में आ गया? तो खेला, देख लो, याद रहेगा ये सब पॉइंट। तो सर सबसे पहले याद करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सीओई का मतलब समझना है। सीओई का मतलब कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को क्या क्या मिल सकता है? पैसा मिल सकता है किस रूप में? सैलरी, वेजेस या कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अगर सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या आता है तुम लोग को पता चल गया। जनरली 3 चीज है, क्या क्या है? एक प्रोविडेंट फंड, दूसरा पेंशन, तीसरा ग्रेचुइटी। अबे पैसा देगा कौन? कंपल्सन किसके ऊपर है? एम्प्लॉयर ही देना चाहिए। इफ यू आर मेकिंग द कंट्रीब्यूशन देन इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सीओई। इफ द कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय द थर्ड पार्टी देन इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सीओई। बट ओनली कौन सा केस में इंक्लूड होगा? व्हेन द कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉयर मेड करेगा तभी ऐड करना, अदरवाइज जो भी करे मत करना। समझ में आ गया होगा ये वाला बात? क्योंकि एक्चुअल में वो सैलरी होता है, ठीक। खत्म। अब सर देखिए यहाँ पे क्या आ गया? ऑपरेटिंग सरप्लस ना। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑपरेटिंग सरप्लस? देख ले एक बार पढ़ के क्या लिखा हुआ है। तो जनरली इट इज नथिंग, ये होता है जो प्रॉपर्टी से आपको कमाई होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। ये तो यहाँ पे आप लोग कुछ अपना दम बम नहीं लगाते हैं, आपका जो प्रॉपर्टी है उसी से आप पैसा कमाते हैं। अब सर प्रॉपर्टी का फॉर्म किस किस तरीके का हो सकता है सोच के बताओ। तो प्रॉपर्टी में भी टेंजिबल और इंटेंजिबल, यही तो। अगर प्रॉपर्टी टेंजिबल हुआ तो मिलेगा क्या? रेंट। अगर प्रॉपर्टी इंटेंजिबल हुआ तो मिलेगा क्या? रॉयल्टी, ठीक। तो रेंट रॉयल्टी समझ में आ गया। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं? सर आप अपना टैलेंट भी बेच सकते हो ना। टैलेंट का नाम क्या है? या कैपिटल लगा सकते हो। कैपिटल आपका पैसा जो है, प्रॉपर्टी कैश है, कैश के फॉर्म में पड़ा हुआ दे दिया, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। समझ में आ गया? या आपने अपना टैलेंट दे दिया। सर मैं अपना टैलेंट कैसे दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, बिजनेस चला रहा है, उसे क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके बदले क्या मिलेगा? समझ में आ गया खेला? क्या बोले? देख लें यहाँ पे क्या क्या चीज है। रेंट है, रॉयल्टी है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है। अब हर एक एलिमेंट को सोचेंगे। सर रेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेंट? तो सर एक्चुअली क्या होता है पता है? रेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू गिव अ पर्सन टू यूज योर प्रॉपर्टी। क्या कहता है? तुम अपना राइट देता है यूज करने के लिए, बस दैट इज द पॉइंट। व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग राइट टू यूज योर प्रॉपर्टी टू अ पर्सन इन एक्सचेंज ऑफ मनी, दैट मनी इज नोन एज एन रेंट। ये तो मानो तुम लोग का प्रॉपर्टी है, तुम अगर उसको मेरे को बोला तुम यूज करो, मेरे को महीना में कुछ पैसा दे देना, ओके। इसके अगेंस्ट में तुम क्या ले रहे हैं? मनी ले रहे हैं। उस मनी का नाम क्या है? दैट इज नोन एज एन रेंट। अब देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ? रेंट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम विच राइजेस ड्यू टू द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये लैंड बिल्डिंग है, साथ ही साथ अदर भी हो सकता है। लैंड बिल्डिंग यहाँ पे लिख दिया समझाने के लिए, बट इट कैन बी मशीनरी एज वेल। तुम्हारा कार हो सकता है। इट इंक्लूड्स एक्चुअल रेंट एंड इंप्यूटेड रेंट। सर ये पॉइंट हो गया। एक्चुअल रेंट का मतलब क्या होता है? जो हम लोग देते हैं। अब देखो बहुत आदमी तुम लोग देखते ही हो किराए में जो लोग रहता है वो क्या करता है? एक्चुअल रेंट देता है, मतलब कैश में पेमेंट करता है। लेकिन कुछ कुछ आदमी इंप्यूटेड रेंट भी देता है। अभी इंप्यूटेड रेंट कौन देता है पता है? एक्चुअल रेंट कौन देता है? जो एक्चुअल में रेंट का घर में रहता है। वेयर इंप्यूटेड रेंट कौन देता है पता है? द पर्सन वो अपने घर में रहता है, वो इंप्यूटेड रेंट देता है। बोले क्या पागल जैसा बात कर रहे हैं? इंप्यूटेड रेंट देते हैं। हाँ सोच के देखो, अगर तुम लोग अपने घर में नहीं रहता, अगर तुम लोग अपने घर में नहीं रहता तो कहीं और रहता, या तुम जिस घर में रह रहा है उस घर को अगर तुम रेंट पे चढ़ा देता, तुम्हारा कुछ इनकम होता, उस इनकम को क्या बोला जाता है पता है? इंप्यूटेड रेंट। ठीक है। अल्टीमेटली क्या है? ऑल्टरनेटिव यूज है, जिसे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके। हाँ
हाँ, इम्प्यूटेड का मतलब क्या है, तुम्हारे घर में तुम रहता है, अभी तुम अपना घर में रहता है, तुम रेंट पे कर रहे, नो यू आर नॉट मेकिंग द पेमेंट ऑफ रेंट, बट एक्चुअली उस जहां पे तुम रह रहे हो उसका तो कैपेसिटी है रेंट अर्न करने का, सोच के बताओ, उसका तो कैपेसिटी है रेंट अर्न करने का। तो अगर तुम वहां पे नहीं रहता अपने घर पे, तो तुम कहाँ रहता, कहीं भाड़े पे रहता, और वहां पे तुमको रेंट देना पड़ता, उसी रेंट को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड जनरली वी डू नॉट पे, क्योंकि हम रहते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नोशनल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, नोशनल अमाउंट विच इज नॉट इमेजिनरी, हवा में कैलकुलेट करते हैं, और वो इमेजिनेशन कहां से आता है, ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स, और उस फैक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, देखना यहाँ लिखा हुआ नीचे, इम्प्यूटेड रेंट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस, मतलब आसपास का भाड़ा देख के उसके बाद हम क्या ना, इम्प्यूटेड रेंट एक्चुअली ये हम लोग का पॉकेट से फ्लो नहीं होता, लेकिन एक्चुअल रेंट क्या होता है, फ्लो होता है। अगर तुम लोग कॉस्ट पढ़ा होगा तो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट पढ़ा होगा, अगर नहीं रहता तो कहां जाता, अगर तुम लोग तो खरीद लिया ना, यू आर नॉट गेटिंग दैट पॉइंट। पॉइंट इज हियर, यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि इम्प्यूटेड जब भी रहेगा ना, यहाँ पे नॉशनल इनकम का जब भी खेला हो रहा है, नॉशनल इनकम का, दैट वी आर नॉट अर्निंग बट वी मे, वी कैन, वी माइट अर्न, और इसका यूज कोई और करते, तो ये वाला बात बोला जा रहा है। तुम अगर अपने घर में रह रहा है, अगर तुम अपने घर में नहीं रहता तो क्या होता, तुमको रेंट देना पड़ता, इसीलिए उसको कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन चेक कर ले रहा है, एक्चुअल भी इम्प्यूटेड भी, समझ में आया, ये वाला बात है। अब सर ऑपरेटिंग में रेंट का तो बात समझ में आ गया, रेंट में क्या होता है सर, व्हेन यू आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी, दैट अमाउंट इज नोन एज एन रेंट। अब रेंट क्या हो सकता है, एक्चुअल भी हो सकता है, इम्प्यूटेड भी हो सकता है। एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है सर, आपका रेंट है, आप जहां पे रहते हो उसके लिए रेंट दे रहे हो, और इम्प्यूटेड का मतलब आप जिस घर में रह रहे हो उसके लिए पैसा, एक्चुअल में तो फ्लो नहीं होता लेकिन तो भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। उसके बाद बात आता है इंटरेस्ट का, देख लो इंटरेस्ट में क्या आता है, देख लो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सोच लो एक बार, उसका तो रॉयल्टी बक देंगे, इंटरेस्ट पे आ गए तो बात कर ही लेते हैं। इंटरेस्ट का मतलब एक्चुअल में क्या है, जहां पे आप अपना फंड किसी प्रोडक्शन हाउस को देते हो और उसके बदले आपको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ठीक, अब सर इंटरेस्ट में पॉइंट देखना, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए फिर बात कीजिए। सी द इंटरेस्ट फर्स्ट, ये देखो इंटरेस्ट का ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सारा पॉइंट एक बार इसको पढ़ो, इसको सारा देखो, किसको क्या समझ में आ रहा है इस पॉइंट पे। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, चलो एक एक पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो तो इट इंक्लूड्स ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन फॉर अ प्रोडक्शन पर्पस, मतलब कौन सा इंटरेस्ट जोड़ेंगे, सिर्फ प्रोडक्शन पर्पस वाला ही लेंगे, मतलब जब आपने लोन दिया है किस कारण से, कोई प्रोडक्शन सर्विस में दिया, वो आदमी उस चीज को किस लिए यूज करेगा, प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करेगा, देन ओनली दैट इंटरेस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई लोन उठाया है और उस लोन का उद्देश्य क्या है, पर्सनल कंजम्पशन है, मतलब आपने लोन उठाया है घर में फ्रिज खरीदने के लिए, आपने लोन उठाया है घर में फर्नीचर खरीदने के लिए, उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट देते हो, दैट इंटरेस्ट शुड नॉट बी एडेड इन द नेशनल इनकम। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में तो कुछ ऐड नहीं कर रहा है ना, समझ में, इट इज नॉट एडिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू। तीसरा क्या है, देखो इट एक्सक्लूड इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट। सर ये गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट का मतलब क्या होता है, पब्लिक डेब्ट पता है, कभी नाम सुना है पब्लिक डेब्ट, पता है, गवर्नमेंट पैसे पब्लिक से पैसा उठाता है, कैसे उठाता है, ले पैसा निकाल, हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल, छुरी लेके आ जाता है। हाँ? अब जब तुम लोग बैंक 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 वाला पढ़ा था ना, बैंकिंग का चैप्टर में तुम लोग पढ़ा था ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसमें क्या होता था, बैंक क्या करता था, बॉन्ड्स इशू करता था, सिक्योरिटी इशू करता था। एक्चुअल में क्या है, सिक्योरिटी किसका है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट हमें क्या थमा देता है, वो कागज का टुकड़ा, और क्या ले लेता था, पैसा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक डेब्ट। एक्चुअली गवर्नमेंट को तो वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा ना, तो उसे कॉमनली गवर्नमेंट क्या बोलता था, पब्लिक डेब्ट। इट इज अ पब्लिक का एक लाइबिलिटी है मेरे ऊपर, अगर मैं गवर्नमेंट हूं तो मेरे ऊपर क्या है, पब्लिक का एक लाइबिलिटी पड़ा हुआ है, मैंने पब्लिक से पैसा उठाया है, दैट अमाउंट हैज टू बी पेड। क्या सिर्फ पैसा देंगे, नो, अलॉन्ग विद द मनी आई हैव टू रीपे इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे बोल रहा है, वो इंटरेस्ट ऐड मत करना, बाय, क्योंकि सर ये किस लिए है, ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए है, नहीं है तो इग्नोर मारो। उसके बाद देखिए इट एक्सक्लूड द इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर, मतलब इंटर कॉर्पोरेट लोन है जो
एक फॉर्म से एक फॉर्म है, फैमिली लोन जैसा टाइप होता है, ये बिजनेस में जो लोन होता है वही वाला सपोर्ट के लिए जो आता है उस लोन को बोल रहा है। अगर इंटर कॉर्पोरेट लोन होता है जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए नहीं होता है तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे। जैसे फैमिली में लोन होता है ना, आसपास में दोस्त से ले लिए, बड़ा पापा से ले लिए, चाचा से ले लिए, अभी इसका पर्पस क्या है सर, उसका पर्पस ये था कि बाइक खरीदना था। बताओ ये क्या प्रोडक्शन पर्पस के लिए है? नहीं नहीं है। समझ में आ गया ना खेला? ये सर इंटरेस्ट वाला बात। अब सर रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? कभी नाम सुना है रॉयल्टी का? अब जनरली तुम लोग ये क्लास 11 में पढ़ा होगा, क्लास 11 में तुम लोग बिजनेस स्टडीज नहीं अकाउंट्स में पढ़ा होगा, पहला क्लास जहाँ पे पढ़ता है तुम लोग इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट में ये सब कहानी पढ़ा होगा जनरली। अब सर नहीं पढ़ा है तो चलो सुन लेते हैं। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? रॉयल्टी इज जनरली अ टाइप ऑफ मनी विच इज गिवन बाय अ पर्सन टू अदर पर्सन फॉर यूजिंग हिज प्रॉपर्टी। अब जब आप किसी का प्रॉपर्टी यूज करते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। अगर आप सर्विस उसका गुड्स यूज करते, उसका प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे जो विच इज फिजिकल, जो टेंजिबल इन नेचर था, उसके अगेंस्ट में आप रेंट दे रहे थे। लेकिन आप कोई इंटेंजिबल प्रॉपर्टी यूज करते हो देन यू हैव टू पे रॉयल्टी। सर उसमें क्या क्या आ सकता है देखो, जैसे तुम लोग नोट करेगा आजकल के युग में हम लोग यहाँ पे देखना कितना सारा केक शॉप है, मोन्जिनीस है, मियो अमूर है, शुगर स्पाइस है, ये लोग क्या पैसा देते हैं? पैसा किस फॉर्म में देता है? ये लोग फ्रेंचाइज फीस के रूप में देता है, जिसे हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं। समझ में आया? हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। इसके अलावा पेटेंट आता है। पेटेंट का मतलब पता है क्या? देखो बहुत सारे आजकल तो हम लोग के पास आसपास देखना बहुत सारे दवाई ववाई मिलते हैं। वो दवाई क्या सर एक ही आदमी बनाता है? नहीं, देयर आर वेरियस साइंटिस्ट हु इज मेकिंग, हु इज प्रिपेयरिंग दोस फॉर्मूलाज। अब उस फॉर्मूला को वो बेचता है, जब वो फॉर्मूला बेचता है तो उसके अगेंस्ट में से क्या मिलता है? पैसा मिलता है। इसका नाम क्या होता है? पेटेंट। अब देखो तुम लोग का जो किताब है इसमें क्या होता है, यहाँ पे तुम लोग देखना एक चीज नोट करना, राइटर अलग होता है, पब्लिशर अलग होता है। देखना राइटर अलग होता है, पब्लिशर अलग होता है। सर रीजन क्या होता है? सर पब्लिशर का काम होता है पब्लिश करना, राइटर का काम होता है राइट करना। राइटर क्या बार बार, तुमको क्या लगता है वो 300 किताब बार बार लिखेगा? वो सोच के बताओ। नहीं, वो एक ही बार लिखता है, वो एक बार लिख लिया। दूसरा काम किसका है? पब्लिशर का। वो क्या करेगा? बहुत सारा कॉपी छाप के मार्केट में बेच देगा। जब वो मार्केट में बेचेगा तो उसके एक परसेंटेज इनकम किसको दे देगा? राइटर को दे देगा। और वो राइटर के लिए कैसा इनकम है बताओ? राइटर ने क्या किया है? कुछ अपना प्रॉपर्टी दिया है? नहीं। क्या दिया है? राइट टू यूज माई वर्क। समझ में आ गया ना? रॉयल्टी का खेला खेला गया है, दिमाग में रहेगा रॉयल्टी का मतलब। अब चलिए सर ये इंटरेस्ट भी हो गया, अब रहा सर प्रॉफिट का। नाउ सी व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉफिट? सर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कभी नाम सुना है प्रॉफिट का? जिंदगी सर प्रॉफिट से ही चल रहा है, यही तो एक्चुअली योर लाइफ इज रनिंग ऑन प्रॉफिट। सर ये प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब अगर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बात किया जाए तुम लोग बोलेगा सर एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यस और नो? एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जितना एक्सपेंडिचर है, आपका एक्सपेंडिचर 50 है और आपका इनकम 200, देन 150 इज योर प्रॉफिट। ठीक तो सर आप एक्चुअल में बता सकते हैं इसे रेसिडुअल इनकम बोल सकते हैं क्या? कैन बी कॉल्ड इट एज रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम मतलब बाकी बचा हुआ इनकम सेटअप करने के बाद। ओके, रेसिडुअल इनकम समझ में आ गया? रेसिडुअल इनकम का मतलब ये देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज आल्सो नोन एज एन रेसिडुअल इनकम। कोई दिक्कत है? रेसिडुअल इनकम का लॉजिक पता है? अगर रेसिडुअल इनकम दे दिया प्रॉफिट का बदला डर जाएगा? चलिए सर अब आगे चलते हैं। प्रॉफिट अर्न बाय द एंटरप्राइज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। अब देखो जिसको अकाउंट्स आता है उसको समझाने में मेरे को आसानी हो। अब जनरली सुन लो, whenever a person is earning the profit, that profit is generally used for making a 3 kinds of payments. These payments are what? सबसे पहले मैंने को टैक्स का पेमेंट करना है। किसका? टैक्स करना। सर व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? ये टैक्स कहाँ से आ गया? अब देखो तुम लोग देखा होगा जब हम लोग कोई अगर जिसका इसका ये चैप्टर हो गया होगा, क्या नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर, जिसमें आप लोग शेड्यूल 3 का आप लोग बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बनाते हो, तो अगर तुम लोग को नोट किया होगा वहां पे, सर वहां पे बैलेंस शीट में अलग अलग चीज लिखा हुआ है और पीएल में एक पॉइंट के बाद नीचे एक और जगह आता है। मतलब जब हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं ना, उसके बाद ही देखिएगा सर वहां पे एक चीज लिखा हुआ है टैक्स एक्सपेंस नाम का। टैक्स एक्सपेंस में 2 टाइप का टैक्स है, एक करंट टैक्स है, एक डिफर्ड टैक्स। उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ रिजर्व आता है, उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आता है, क्या फलाना ढिमकाना सब नीचे लिखा रहता है। कभी नोट किया है? नहीं किया है? उसे क्या बोलते हैं पता है? उसे बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है
जब कोई कंपनी अपना सारे एक्सपेंसेस को मेट करने के बाद जो पैसा उसके पास बचता है उसे प्रॉफिट बोलते हैं। नाउ दिस प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज इन अ डिफरेंट मैनर। मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है तो सबसे पहले गवर्नमेंट का लाइबिलिटी है ना मेरे पास। गवर्नमेंट बोलता है ना व्हेनेवर यू आर अर्निंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट यू हैव टू पे इंटरेस्ट, यू हैव टू पे इनकम टैक्स। तो सर इनकम टैक्स पे कीजिए। सबसे पहले क्या निकला, इनकम टैक्स निकला। लेकिन ये इनकम टैक्स किसका है, कैन यू टेल मी? यही तो गड़बड़ कर दिया ना तुमने। ये इनकम टैक्स जो होगा दैट इनकम टैक्स ऑफ बिजनेस, वो टैक्स बिजनेस का होना चाहिए। आप लोग अपना इनकम टैक्स मत घुसा दीजिए उसके अंदर। क्या बोले समझ में आया? जब बिजनेस का प्रॉफिट कमा रहा है तो बिजनेस ना पहले टैक्स देगा ना तुम अपना टैक्स भरेगा। किसका टैक्स भरेगा? बिजनेस का। वहां पे सिर्फ बिजनेस का टैक्स ही जाता है, सिर्फ बिजनेस का टैक्स। हाँ, इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स बट इट इज ऑल्सो गिवन बाय द कंपनीज एज वेल। ओके, इनकम टैक्स, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना। यस, कंपनी इज व्हाट, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो अपने हिसाब से क्या बोला गया था, अपने लोग को ये बोला जाता है कि हर व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा, हर पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा। तो सर पर्सन कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो सर ये कंपनी क्या निकला, आर्टिफिशियल। तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा ना। टैक्स कैसे देंगे? टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, कुछ बच गया उसके ऊपर आप सबसे पहले टैक्स दो। ठीक है, अब वो टैक्स दे दिया तो टैक्स का नाम क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है। देख लो उसका नाम क्या क्या लिखा हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स है, बिजनेस टैक्स है, प्रॉफिट टैक्स। ओके, समझ में आ गया क्या बोले? तो सबसे पहला पोर्शन कहाँ गया? गवर्नमेंट के पास। उसके बाद क्या करेगा? दूसरा पोर्शन, तुम जो पैसा कमाया अपना पैसा से कमाया है, सोच के बताओ। इफ यू आर अर्निंग मनी, you have earned the money by using your own fund. No, in case of company generally we use the fund of shareholders. किसका पैसा यूज करते हैं? Generally we use the funds of shareholders. Now who is shareholders? Shareholders are the person who make the contribution, who made the contribution in our capital. वही तो, कैपिटल में उसने पैसा लगाया है। अगर तुम्हारे पास कुछ प्रॉफिट आ रहा है, that profit has to be distributed among the shareholders. Yes or no? नहीं समझ में? इधर मैंने एक बिजनेस सेटअप किया। अब मेरे पास उतना पैसा है नहीं कि मैं बिजनेस में ज्यादा पैसा लगा सकूं। तो मैंने क्या किया, तुम लोग को अप्रोच किया कि भाई तुम लोग भी पैसा दे दो। तो थोड़ा ज्यादा पैसा रहेगा तो अपने लोग बिजनेस ज्यादा अच्छे से चलाएंगे। ओके, अब ज्यादा बिजनेस अच्छे से चलाने के लिए तुम लोग का ये फंड का मेरे को जरूरत पड़ गया। नाउ यू आर मेकिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ 10 लाख ईच। तुम लोग सब ने मेरे को पैसा दिया, तो आप सोच के बताओ, जब इस पैसा को यूज करके मैं कुछ प्रॉफिट कमाऊंगा तो तुम लोग का हिस्सेदारी उसमें बनता है कि नहीं? तुम लोग को पैसा देना चाहिए कि नहीं? तो वो जो पैसा मैं तुम्हें देता हूँ ना, किस फॉर्म में देता हूँ पता है? उस फॉर्म का नाम होता है डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। मैं क्या करता हूँ, मैंने प्रॉफिट जो कमाया उसमें सबसे पहले किसको पैसा दे दिया? गवर्नमेंट को। देन तुम लोग को दे दिया, हु आर यू? यू आर द शेयर होल्डर्स, तुम लोग को पैसा दे दिया। उसके बाद जो बचा वो किसका? इट इज दैट विल बी ओन्ड बाय द कंपनी। और कंपनी से क्या नाम से जानता है? रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलता है? रिटेन्ड अर्निंग। तो ये सर रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सबका मतलब समझ में आ गया है, लॉजिकली सबका मतलब समझ में आ गया है। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है? जो बिजनेस अपने पास रखता है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस प्रॉफिट का जो हिस्सा किसे दे देता है? शेयर होल्डर को दे देता है। और तीसरा टैक्स होता है। ठीक है, अब दोनों डिविडेंड का मतलब क्या होता है? हम इसे डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल सकते हैं। सोच के बताओ तो, कैन बी कॉल डिविडेंड एज डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम? ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जिससे हम लोगों ने क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट किस नाम से किए हैं? समझ में आ गया होगा अच्छे से। और उसके बाद सर प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोच कर बता सकता है? रिटेन्ड अर्निंग। देख लो, सारा नाम के साथ खेल दिया तुम लोग, याद हो गया सब कुछ। अब देख लो यहाँ पे क्या क्या चीज लिखा हुआ। देखो, डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? देखो, इट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स इन देयर शेयर होल्डिंग रेशियो। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना पैसा तुमको मिला। देन रिटर्न अर्निंग क्या होता है? रिटर्न अर्निंग को और क्या नाम है देख लो, रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं इसको। इसके अलावा क्या बोलते हैं देख लो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं या सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें क्या होता है? इट इज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट व्हिच इज केप्ट विद द एंटरप्राइज फॉर मीटिंग द अनएक्सपेक्टेड कॉन्टिजेंसीज एंड बिजनेस एक्सपेंशन। खत्म हो गया? यहाँ तक का बात सब याद रहेगा? सर यहाँ पे अगर तुम लोग को कोई बोल दे, नाम बदल सकता है, नाम इसीलिए तुम लोग को ज्यादा रटा, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स के बदले अगर बिजनेस टैक्स दे दिया तो डर मत जाना, या प्रॉफिट टैक्स दे दिया तो डर मत जाना, सेम होता है। मतलब अगर डिविडेंड के बदले डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे दिया तो डर मत जाना। समझ में आ रहा है? इस चीज को याद करना है, जितना भी डेफिनेशन पार्ट है उसको याद करना है। अब थिंग्स टू कीप इन माइंड देख लो सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या क्या चीज आता है देख लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट
surplus is not earned by general government sector as it works with the motive of social welfare. Sir, what do you mean by this statement? इस statement का मतलब नहीं समझ में आया, देख लो एक बार, किसको इसका मतलब समझ नहीं आया है, अगर नहीं आया है तो ठीक है, ये वाला पार्ट। जनरली क्या बोल रहा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नॉट अर्न बाय द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज विच आर ऑपरेटिंग विद एन मोटिव टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर। जिसका उद्देश्य क्या है, इसका काम है कि सोसाइटी का अच्छा। अब तुम सोच के बताओ ना, अगर कोई गवर्नमेंट, अगर सोशल, जैसे हम लोग का आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सोच के देखो, कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रॉफिट आ सकता है? सोच के, इट इज नेवर पॉसिबल सर। वाई सर? यहाँ पे लाखों लोग आते हैं डेली ट्रीटमेंट के लिए, और उस ट्रीटमेंट के लिए उसे बहुत सारा खर्च भी गवर्नमेंट को करना पड़ता है, बहुत सारा खर्च गवर्नमेंट को करना पड़ता है। सर कैसे? देखो वहां पे तुमको सिक्योरिटी गार्ड लगाना पड़ता है, कितना सारा मशीन लगाना पड़ता है, बेड मेंटेनेंस फलाना ढिमकाना सब होता है, लेकिन द पर्सन हु इज अवेलिंग दैट सर्विस एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, और कभी कभी तो फ्री में मिल जाता है, ये तो समटाइम दे आर रिसीविंग दो सर्विस इन फ्री ऑफ कॉस्ट। सर वो तो ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट को का पैसा नहीं लेगा, जो वहां पे काम करे वो लोग पैसा नहीं लेगा, वो लोग भी फ्री में दे रहे हैं। सोच के बताओ, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो काम कर रहा है वो लोग को पैसा नहीं मिल रहा है? सोच के बताओ, इफ दे स्टार्ट वर्किंग विदाउट सैलरी देन क्या होगा? गवर्नमेंट बोल दिया, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, जो सोशल वेलफेयर के लिए होता है, क्या होगा? भाग जाएगा, खेल खत्म, मरना शुरू हो जाएगा एक साथ। समझ में आ गया क्या बोले? इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखो सर, एक तो मिक्स्ड इनकम लिखा है, ये क्या मिक्स्ड इनकम है सर? एक बार पढ़ तो देख, तो मिक्स्ड इनकम थोड़ा तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये मिक्स्ड इनकम का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा पढ़ लो भाई, उसके बाद हम एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। मिक्स्ड इनकम नोट्स में आता है, तो इसको याद करना पड़ेगा आप लोग को। जनरली हम सब छांट छूट के याद करा रहा तुम लोग, कम से कम 3-4 बुक का रेफरेंस है इसमें, सब अपना बुक खोलेगा, सबका बुक पे सारा पॉइंट कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो तुम लोग बड़ा मेहनत करा देता है मेरे से। देख क्या लिखा हुआ है, मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इनकम इज नथिंग, इट इज अ खिचड़ी। ये क्या है? खिचड़ी है। किसका? जहां पे एक आदमी क्या कर पाता है पता है? जहां पे किसी का इनकम आप बाइफरकेट नहीं कर पाते हो ना, तो उसको क्या बोल देते हैं? मिक्स्ड इनकम। सोच के बताओ, एक मतलब सोशल वेलफेयर वाला आदमी, क्या नाम बताओ ना? शॉपकीपर। एक छोटा शॉपकीपर जो होता है उसको कितना खर्च करना पड़ता है? बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। एट द सेम टाइम ही इज अर्निंग, उसका भी तो इनकम का बड़ा सोर्स है। देखो, एक वो पैसा लगाया है बिजनेस में अपना, वो छोटा सा दुकान है, उसमें उसने पैसा लगाया है कैपिटल, उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए उसको। ऊपर से वो दुकान में एज ए लेबर काम कर रहा है खुद ही, उसके अगेंस्ट में उसको पैसा मिलना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? वेजेस। उसके बाद उसने अपना ही बिल्डिंग पे दुकान खोला है, तो उसे रेंट भी देना है। 3 चीज हो गया। अब बताओ, जब उसके पास प्रॉफिट आता है तो सब काट कूट के आता है? नहीं, वो टोटलिटी पे आता है, वो कैलकुलेट भी नहीं कर पाएगा। तो क्या कर लेते हैं, उसका नाम क्या रख लिए? समझ में आ गया? वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द एस्टिमेटर ऑफ द नेशनल इनकम दैट विच काइंड ऑफ इनकम दे आर अर्निंग, देन वी यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम। ओके सर, सबसे पहले यहाँ पे याद क्या करना है? व्हाट डू मीन बाय मिक्स्ड इनकम? देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, मिक्स्ड इनकम इट इज द इनकम जनरेटेड बाय द ऑन अकाउंट वर्कर एंड अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस। सर व्हाट डू मीन बाय ऑन अकाउंट वर्कर? मतलब अपने आप में जो काम करता है, छोटा छोटा दुकानदार होता है, जैसे बार्बर जो होता है, चूल काटने वाला, रास्ता में जो दुकान रहता है, देखना वो लोग का कोई बिजनेस है अपना, वो लोग अपना क्या होता है, अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब प्रोफेशनली है एक टाइप का, देख लो है तो काम, हाथ का काम सीखा है। जो कोई कारपेंटर जो होता है वो देख लो, वो लोग क्या करता है, अपना हाथ से ही काम सीखा है और उसके अगेंस्ट में लोग पैसा कमा रहे हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। ठीक। अब सर यहाँ पे देखिए मिक्स्ड इनकम का कॉन्सेप्ट क्यों आया? ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आप लोगों को बाय हार्ट लर्न हो जाना चाहिए, तब जाके आप इसको लिख पाएंगे। क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन ए ग्रुप का है, तो हम इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिख के दिया है ताकि आप लोग इसको कर लें। ओके, पता है एग्जाम्पल, डॉक्टर रनिंग एंड क्लीनिंग इन हिज रेसिडेंस। सोच के बताओ, एक डॉक्टर अपना घर में अपना क्लिनिक चला, तो बताओ उसका कितना टाइप का खर्चा होगा? सबसे पहले वो तो काम कर रहा है तो उसके लिए वेजेस आना चाहिए, फीस आना चाहिए। उसके बाद अपने घर में बिजनेस रन कर रहा है तो रेंट देना है उसको। क्लिनिक खोलने के लिए उसने पैसा लगाया होगा तो उसके लिए उसको एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट चाहिए। समझ में आ रहा है कितना पोर्शन आ जा रहा है उसका? बाइफरकेट तो कर नहीं सकते, तो क्या करें? टोटल नाम क्या रख दें? खिचड़ी। खिचड़ी का नाम क्या है?
देख लो, ये पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। मिक्स्ड इनकम ऑफ ए सेल्फ एम्प्लॉयड रेफर टू इनकम जनरेटर इन अनइनकॉर्पोरेट सेक्टर हु डज नॉट मेंटेन देयर सेपरेट अकाउंट सच एज स्मॉल शॉपकीपर, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एक्सेट्रा। इनकम जनरेटेड बाय देम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस and which it is difficult to distinguish between wage income and property and entrepreneurial income. In such an enterprise, the concept of mixed income of self-employed is. समझ में आ गया? जो बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश में जो बात कर रहे थे तब से, अब वो इंग्लिश में पूरा स्टैंडर्डाइज वर्ड में आपको यू कैन राइट इट, लिख सकता है ना। उसके बाद क्या है, इन सर्टेन केसेस अकाउंट ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स आर नॉट अवेलेबल टू द एस्टिमेटर ऑफ नेशनल इनकम। कभी कभी क्या होता है, पता नहीं चलता है कितना टाइप का खर्चा हुआ, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटली जो है मिक्स्ड इनकम नाम से। उसके बाद क्या है, ड्यू टू डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द एस्टिमेटर टू क्लियरली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द डिफरेंट फैक्टर इनकम। कभी कभी होता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग अलग है। अब अपने यहाँ पे तुम लोग को पता ही है, सिंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया है तो कृपा है, यूनिफॉर्मिटी दिखता है। लेकिन जो छोटे छोटे लेवल के होते हैं, देख लो तुम लोग, सोच एकदम छोटा लेवल का मतलब भी समझा देता हूँ। अगर तुम लोग ग्रोसरी शॉप का देखना, हिसाब लिखने का तरीका देखना, यू विल डाई। जब तुम लोग हिसाब करने बैठेगा, बोला मैं कैसा कैसा लिखा है, एक इधर से लाइन टान के लिखा है एकदम, कैसा है हॉरिजॉन्टल लिख दिया है, कोई लाल से काट रहा है, कोई ब्लू से काट रहा है, सबका एक एक पेज। इसी तो कोई यूनिफॉर्मिटी है नहीं, तो वहां डिफिकल्टी आ जाता है सर एस्टिमेटर को, कितना कितना इनकम है। तो उस केस में क्या किया जाता है, देख भाई समझ नहीं पा रहा है, मिक्स्ड मार दो। बात समझ में आ गई वाला चीज। उसके बाद और कुछ बचा है, आप देखिए सर यहाँ पे शुरू हो जाता है अपना स्टेप टू कैलकुलेट, स्टेप फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड। तो सर सबसे पहले एक काम कीजिए ना, जितना आपको एलिमेंट बताए हैं सारे एलिमेंट एक बार पढ़ लीजिए, देन वी विल डिस्कस द स्टेप्स। ये जितना पढ़ा है ना यहाँ पे, क्या क्या था, सीओई था आपका, ऑपरेटिंग सरप्लस था, उसके बाद आपका और क्या था लास्ट वाला, खिचड़ी। एक बार पढ़ ले, जब ग्रुप में भेजा हुआ है सबके पास, या ग्रुप में भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चला गया, तुम्हारे पास पहुंच गया। एक बार पढ़ ले जल्दी से, फिर मैथमेटिक्स से काम शुरू करेंगे। देखिए थ्योरेटिकल पहले समझ लो बाबा, ये समझ में नहीं आएगा तो खेल खत्म हो जाना, क्योंकि थ्योरी पहले समझना जरूरी है, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। अब रिवीजन के लिए सर क्या देखेंगे, देखो ये चार्ट बनाया था तुम लोग के लिए, रिवीजन के लिए यही देख लेना, काम बन जाएगा। देख लो, इनकम मेथड में 3 कंपोनेंट होता है, सीओई होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, देन मिक्स्ड इनकम होता है। मिक्स्ड इनकम में कोई और नॉट नहीं है। सीओई में क्या क्या है, 2 चीज हो सकता है सर, सैलरी आ सकता है या सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन आ सकता है। याद क्या रखना है, कंट्रीब्यूशन कौन मेड करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयर। अगर कोई और मेड करता है तो नहीं लेंगे। उसके बाद बात आता है आपका सैलरी एंड वेजेस। सैलरी वेजेस किस टाइप से हो सकता है, मेरे साथ बोलो, आइदर कैश हो सकता है या काइंड में हो सकता है। ओके कोई बात नहीं। सर ऑपरेटिंग सरप्लस में आप लोगों ने कितने एलिमेंट पढ़ा था, 3। सर क्या क्या था उसमें, सबसे पहले था रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट रॉयल्टी समझ में आ गया, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा पॉइंट पे, हाँ, काइंड का मतलब क्या होता है, वेयर यू आर नॉट रिसीविंग एनी काइंड ऑफ मनी बट यू आर गेटिंग फैसिलिटी। ओके, you are not getting any kind of money but you are getting the facility. Now we are talking about operating surplus. Now when we are talking about the operating surplus पे अपने पास कितने एलिमेंट्स है, there are 3 elements. नेमिंग क्या क्या है, सबसे पहला नाम क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट का मतलब पता है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ रेंट। सर रेंट का मतलब क्यों आता है, सर अगर आप लोग टेंजिबल प्रॉपर्टी होल्ड करते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ पैसा मिलता है, दैट मनी इज नोन एज व्हाट, रेंट। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है सर, जब तुम्हारे पास इंटेंजिबल एसेट तुम होल्ड करता है, दैट इज यू आर होल्डिंग अ राइट। इंटेंजिबल व्हेन यू आर होल्डिंग ए इंटेंजिबल एसेट, यही तो, दैट इज नोन एज व्हाट, कॉपीराइट, पेटेंट एक्सेट्रा। ये भी हो गया। उसके बाद का क्या चीज आता है, देखो उसके बाद आता है इंटरेस्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है मैंने किसी को पैसा दिया है, लेकिन पैसा कितने देना पड़ेगा, फॉर प्रोडक्शन पर्पस ओनली। आपने जो लोन दिया है किस पर्पस के लिए दिया है, लोन के लिए दिया है, मतलब प्रोडक्शन पर्पस के लिए दिया है। अगर आपने लोन दिया है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मतलब आपने किसी को लोन दिया है, ओके, आपने किसी को लोन दिया और वो लोन किस काम में यूज होगा, कंजम्पशन के लिए, देन वो इंटरेस्ट को आप ऐड मत करना। आपका लोन किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, तभी आप ऐड करोगे, वरना नहीं। ठीक।
उसके बाद आता है प्रॉफिट। सर प्रॉफिट का आप लोगों ने 3 हिस्सा देखा। सबसे पहले किसको पैसा देना था प्रॉफिट में? सबसे पहले गवर्नमेंट को देना था। किस नाम से देना था? टैक्स। उसके बाद किसको देना था? शेयर होल्डर को। और तीसरा वाला अपने पास रखना, जिसे हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं। खत्म। और लास्ट वाला क्या था? मिक्स इनकम। मिक्स इनकम इज वेरी इजी। लगता है कि जब पढ़ेंगे तो अवस्था खराब होने लगता है, थोड़ा गला सूखेगा तुम। डन। अब चलिए सर यहाँ पे स्टेप देख लो। स्टेप तो बड़ा इजी है मोटा मोटी, अगर जो वैल्यू एडेड मेथड किया है तो उसके लिए इजी होगा। चलो ये स्टेप का क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द स्टेप्स? कहां लिख दिए? ये देखो ये क्वेश्चन है तुम लोग का। रीड द क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का। राइट द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम अंडर द इनकम मेथड। ओके तो सर हर जगह पे आप लोग को 3 टाइप से ही करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले देखो ये बाद में पढ़ेंगे, ये जो पढ़ाई लिखाई बाद में। सबसे पहले लॉजिकली बात समझेंगे ना। तो सबसे पहले ये देखो हम लोग इनकम किसका निकाल रहे हैं, सोच के बताओ। नेशन का। किसका निकाल रहे हैं? नेशन का। तो सर नेशन में टोटल इनकम कितना हुआ ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले। सर नेशन में कितना आदमी रहता है ये बताओ। इनकम कौन कौन करता है? जनरली हम लोग का नेशन को 3 भाग में डिवाइड करके रख दिया गया है। क्या क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और उन लोग का जो इनकम होता है उसे हम लोग क्या कर लेंगे? खत्म। सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। किसको? तीनों हेड को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और उसके बाद उसका जो इनकम होगा उसको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। खत्म। उससे क्या मिलता है? उससे क्या मिलता है? जो तीनों इनकम को जब आइडेंटिफाई कर लिए उसके बाद सब जोड़ लेंगे। क्या नाम होता है उसी? उसका नाम क्या होता है? एनडीपीएडएफसी। नेशनल इनकम नहीं, क्या नाम होता है? एनडीपीएडएफसी। अब सर अपने लोग का खेला है। अभी अपने लोग के पास आगे का खेला खेलना पड़ेगा। क्या क्या बताना बताओ। एनडीपीएफसी के बाद अपने को कहां जाना है? एनएनपी एफसी पे जा सकते हैं, एनएनपी एमपी पे भी जा सकते हैं। तो एनएनपी एफसी पे कैसे पहुंचेंगे? क्या ऐड करें? एनएफआई ऐड कर देंगे, काम हो जाएगा। आप देख लो यहाँ पे स्टेप्स वही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो, देख लो सर। तुम लोग के पास भी है, तुम लोग देख सकते हैं, देख ले एक बार। देख लो ये वाला एक तो क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग को दिख गया होगा, क्या है? राइट द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर द इनकम मेथड। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? आइडेंटिफाई कीजिए क्या क्या सेक्टर्स हैं आपके पास। उसके बाद सबका क्या है? इनकम ऐड करना पड़ेगा आपको। 3 इनकम, क्या क्या नाम है? सीओई, देन ऑपरेशन सरप्लस एंड देन मिक्स्ड इनकम। ये तीनों को ऐड करते हो, व्हाट विल यू गेट? एनडीपीएफसी। अब सर एनडीपीएफसी जब आपके पास आ गया है तो अब आगे का केस आप कुछ हैंडल कर सकते हो। उसमें क्या निकालना है? एनएनपीएफसी जाना है, कैसे जाना है तुम लोग को पता है, ठीक? तो अब एनएफआई ऐड कर दो, एनएफआई लेस कर दो, जो भी करना है आप लोग कर लो भाई। अब देखिए सर यहाँ पे प्रिकॉशन भी है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। लीजिए लीजिए इसको भी लगाइए। 5 मार्क्स क्वेश्चन है सारे के सारे। ये कॉपी में लिखना होगा तुम लोग को। हम लिख दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग छोड़ देना। यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपी। मैं जल्दी जल्दी इसलिए दे दिया हूँ क्योंकि मेरे को लिखना, मेरे को यहाँ पे लिखने में दिक्कत होता है। अब लिख लेना कॉपी में ताकि तुम लोग को एग्जाम के पहले दिन जो क़यामत की रात आती है उसमें तुम लोग का आराम रहेगा। समझ में आया? नहीं कि सब ऊपर से चला गया। चलिए अब देखते हैं सर प्रिकॉशन। वो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिकॉशन? प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है सर? ध्यान रखना, ध्यान रखेंगे। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो किस किस बात का ध्यान रखेंगे? आधा धो पूरा यान, यही तो ध्यान में यही करना पड़ता है। सर देखिए ट्रांसफर पेमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर पेमेंट? क्वेश्चन, चलिए मार्क कीजिए इसको। ट्रांसफर पेमेंट का एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है। सर ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है पता है कि नहीं? सर एकदम सिंपल है, जहां पे कुछ पैसा, जहां पे पैसा मिलता है लेकिन कुछ जाता नहीं, वेयर वी आर नॉट पुटिंग आवर एफर्ट बट यू आर अर्निंग सम काइंड ऑफ मनी। तो देखिए सर क्या क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर पेमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नहीं इंक्लूड करना है। क्यों सर, क्यों? अरे भाई वो तो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम ही नहीं किया, वो तो सिर्फ ऐसे फ्री में पैसा मिला। समझना कि ये सारे के सारे बहुत सारे पॉइंट तुमको बैक वाला ही मिलेगा जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही वाला बात मिलेगा। ठीक है सर, एग्जांपल देख लो, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा। लिख सकेगा ना ट्रांसफर पेमेंट? अगर बोल दिया तो लिख सकेगा तो चलिए। अब सर इलीगल इनकम, इलीगल इनकम का मतलब क्या होता है बताओ? पैसा निकाल, ओ पैसा निकाल छुरी दिखा के, क्या बोलते हैं उसको? हफ्ता, एक्सटॉर्शन, ठीक? तो उसके बाद रैंसम, क्या क्या चीज आता है? डकैती कर लिया, लूट। यस, वेटिंग इज नॉट इलीगल। एक्चुअल फैक्ट, लेट मी क्लेरिफाई, वेटिंग इज नॉट इलीगल। वो इलीगल नहीं है
लेकिन वो पैसा जो आपको मिलता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस से भी नहीं मिलता। सही बात समझ में आया ना क्या बोले? अब देख लो यहाँ पे देखो, ट्रेडिशनली इनकम थ्रू इलीगल एक्टिविटीज लाइक स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, द डकैती, गैम्बलिंग एक्सेट्रा, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ओरिजिनल फैक्ट है, कोई दिक्कत है इसमें? तो प्रिकॉशन में 2 पॉइंट याद रहेगा। सबसे पहले क्या है? ट्रांसफर पेमेंट, दूसरा इलीगल। और तीसरा देखो क्या है? इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ये उस दिन भी पढ़े थे वैल्यू एडेड गुड्स में, सेकेंड हैंड गुड्स पढ़े थे ना, वही वाला चीज यहाँ पे दिया। देखो सेकेंड हैंड गुड्स आता है तो उसको ऐड नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कमीशन आता है तो ऐड करेंगे, याद है? तो उसके बाद देखो कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स का क्या अवस्था है? तो जोड़ ही दिया, प्रॉफिट में तो है। यस, तो अगर प्रॉफिट में वो दिया हुआ है और इंडिविजुअली प्रॉफिट दिया हुआ है, तुमको टोटलिटी में प्रॉफिट दिया हुआ है और सेपरेटली कॉर्पोरेशन टैक्स भी दिया हुआ, तो किसे कंसीडर करेगा? प्रॉफिट को कंसीडर करना, कॉर्पोरेशन टैक्स को क्या करना? इग्नोर। कैसे करता है? जैसे कोई वेबसाइट पे जब लिंक करते हैं तो क्या क्या इग्नोर मारते हैं तुम लोग? टर्म्स एंड कंडीशन। कैसे इग्नोर करता है? एक्सेप्ट, भागो। पढ़ता है तुम लोग कभी? कैसे? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इग्नोर। तो तुम लोग क्या करेगा? इसे भी इग्नोर करेगा। कैसे? अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉर्पोरेशन टैक्स दिया हुआ है, तो किसे कंसीडर करेगा? प्रॉफिट। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स अगर दिया हुआ है तो व्हेन शुड वी यूज इनडायरेक्ट टैक्स? सर इनडायरेक्ट टैक्स यूज करेंगे कब? जब आपको पूछेगा एनडीपी एट एमपी निकालना है, यही तो। जब आपको बोले एनडीपी एट एमपी निकालना है तो इनडायरेक्ट टैक्स को कंसीडर कीजिए। अगर कुछ नहीं बोला है तो छोड़ दीजिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है सर? देखिए, सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। शेयर बॉन्ड्स का मतलब पता है क्या? शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर, हिस्सेदारी, यही तो, ओनरशिप ऑफ द कंपनी। बॉन्ड्स का मतलब सर वो डिबेंचर टाइप है, लोन टाइप ही है। रहने दो, इतना बात बकबक कीजिए, अकाउंट में तो पढ़ने हैं, यहां मत चलो। तो इसमें क्या करेंगे सर? इसको ऐड करेंगे? सोच के बताओ। इट शुड नॉट बी एडेड। भाई सर इसमें भी कोई प्रोडक्शन का काम होता नहीं है, ऐसी हवा में चलता रहता है, स्पेकुलेशन चलता है, किसी का फायदा किसी का लॉस। सर टोटलिटी पे तो जीरो ही हो जाना। नाउ विंडफॉल गेन, ये क्या होता है भाई? ये विंडफॉल गेन क्या होता है? देखो क्या लिखा हुआ है विंडफॉल गेन का मतलब? मतलब किस्मत, किस्मत चमका तो भाई पैसा की वर्षा होगी। ठीक, तो अभी चल ही रहा होगा, रास्ता में तुम लोग जाता होगा, देखता ही होगा हर जगह पे डियर लॉटरी, डियर लॉटरी, डियर लॉटरी, दिखता है कि नहीं? अब देखो नागालैंड लॉटरी भी निकाल गया। माय गॉड यार, तो तुम लोग ऑब्जर्वेशन गजब। रास्ता में देखते हैं तो टिकट, लॉटरी का टिकट देखा तो 5 रुपया 6 रुपया बोलता है, इन्वेस्टमेंट बड़ा हाई रहता है, बोल 6 रुपया में 1 करोड़। माय गॉड। विंडफॉल गेन का मतलब समझ में आ गया? जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कोई लॉटरी वॉटरी खेलते हैं, उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा वैसा मिल जाए तो उसे ऐड करना चाहिए। हवा में आया है, छोड़ दो यार। दूसरा देखो, प्रोडक्शन और सेल कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन का क्या चीज होता है सर? अरे जैसे इंप्यूटर वाला था ना, वैसा टाइप। करेक्ट, मतलब अपना घर में अपने लिए खाना बना रहे हैं तो ऐड करेंगे नहीं, लेकिन अपना घर में खाना बना रहे हैं किसके लिए? बेचने के लिए, तो चलो भाई समझ में आ गया? तो ये तो जीएसटी का टॉपिक है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सीधा सीधी फैक्ट। उसके बाद क्या था सर? इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे रेंट में, फिर से बताएं? अब नहीं बताना सर, पक जाएगा। नेक्स्ट है डेथ, ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। ये सब क्या करना सर? इग्नोर करना। कैसे करेंगे? जैसे एप्लीकेशन में करते हैं वैसे इग्नोर मारते हैं। खेल खत्म, समझ में आ गया? एक बार देखना है पूरा, देख ले पूरा कितना क्वेश्चन यहाँ पे निकाले हैं। छोटा छोटा बहुत सारा क्वेश्चन आया है, लेकिन सर इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन 3 है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था सर? स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ काम होते। लेकिन यहाँ पे अगर 5 मार्क्स का 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा। इट इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट 8। अब देखो इसमें क्या क्या याद रखने का, मेनली हम बता रहे हैं क्या क्या याद रख सकते हैं। जनरली सबसे पहला तो याद रहेगा तुम लोग को ये ट्रांसफर पेमेंट, इट कैन बी इजिली भी लव। दूसरा आपका इलीगल, और इलीगल के साथ साथ आपके पास वो आ गया लॉटरी वाला, विंडफॉल गेन। 3 आ गया ना। इसके साथ साथ आपको इम्प्यूटेड वाला मिल जाएगा, इम्प्यूटेड रेंट। और फिर उसके बाद अपने लिए खाना बना लिया, प्रोडक्शन फॉर सेल प्रोडक्शन वाला 5 आ गया। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? देखो सेकेंड हैंड वाला, तो सेकेंड हैंड वाला तो तुम लोग बैक में भी पढ़ेगा, तो यहाँ भी पढ़ेगा, बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए। देख 6 पॉइंट हो गया है। अब 7 तुम लोग के लिए लास्ट वाला दिख रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स का तुम लोग क्या ट्रीटमेंट करना पता है, टैक्स का क्या ट्रीटमेंट करना वो भी पता है। देख लो याद हुआ है कि नहीं? याद हो गया ना?
मैनेज कर सकेगा जैसे ट्रीटमेंट मिलेगा? हे भगवान, थोड़ा बुद्धि दो इसे। चलिए अब सवाल शुरू करेंगे यहां पे। ये देखिए सम को देखते ही, अब देखो ये सम को देखते ही थोड़ा डरना मत। सम को बनाने का कुछ तरीका है, एक बार सम पढ़ो, जैसे बोलेंगे वैसे ही करना। इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सम। सर सम का सबसे पहला काम कहां पे खत्म हो जाएगा पता है? आप जब सम पढ़ोगे ना तभी सम का काम खत्म हो जाएगा। आपको सम बनाने से पहले ही आपका काम खत्म कर देंगे, पता है कैसे? देखेगा, इधर देख, स्क्रीन पे देख। सबसे पहले देखो सर, सम जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले अपना दिमाग में ये रख लो, ये कौन सा मेथड है। देखो यहाँ पे बोल दिया, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ चीज ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले सर यहाँ पे बोल दिया सर इट इज इनकम मेथड। तो सर इनकम मेथड बोलते ही आपके पास कितने इनकम आपको खोजने हैं? 3। व्हाट आर दोज इनकम? सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड नेक्स्ट इनकम। तो सर सीओई को सीओई बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस को ओएस बोलते हैं एंड नेक्स्ट इनकम को एमआई बोलते हैं। ओके, अब चलिए सर सुनते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स किधर जाएगा? सर किधर भी जाने का इसका चांस नहीं। इनकम मेथड में इनडायरेक्ट टैक्स का कोई काम है नहीं, हटाओ। सब्सिडी एनआईटी में जाएगा सर, ये दोनों सीधा सीधा यहाँ पे लिख दूं एनआईटी, कोई दिक्कत है? देखो तो यहाँ पे एनआईटी लिख दिया तो लिख सकता है तो तुम लोग, क्यों? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है ये लोग, हटाओ। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? ये छोड़ दो, डेप्रिसिएशन अलग देखेंगे जब आएगा। अपने इनकम मेथड में तो डेप्रिसिएशन में कोई काम था नहीं, छोड़ दो। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो एमआई बोलते हैं। उसके बाद है ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस बोलते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे एनएफआईए बोलते हैं। और लास्ट वाला है सीओई। अब देखो बाय डिफॉल्ट तुम लोग का दिमाग यहीं पे, इसको देख के तुम लोग आंसर बता देगा आधा से ज्यादा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखो तो, नेट एनडीआई पूछ रहा है, नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है सर? एनडीपी एट एफसी। क्या होता है? एनडीपी एफसी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? अभी पढ़ के आया है। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला बता, जल्दी बता। बस हो गया, यही तो है। सीओई, ओएस, एमआई, तीनों को जोड़ेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनडीपी एट एफसी। देखो कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है तुम लोग का। यहीं पे दिख रहा होगा ना, करीब खत्म हो गया ना सर? लिखेंगे कैसे? एक बार इसको माइंड में सॉल्व कर लेते हैं, फिर लिखना भी सिखा दें। ओके, सबसे पहले क्या निकाल लिया? एनडीपीएफसी आ गया, सब सका नहीं वाला पार्ट, नेक्स्ट में कोई डाउट है? पार्ट खत्म, पहला पार्ट खत्म। दूसरा क्या लिखा हो देखो तो, जीडीआई। क्या करें सर? एनडीपीएफसी में क्या करना पड़ेगा? हम लोग कहां पे? वेयर वी आर स्टैंडिंग? वी आर स्टैंडिंग एट एनडीपीएफसी। हम लोग को जाना कहां पे है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एफसी। तो एनडीपी और जीडीपी में डिफरेंस किसका होता है? डेप्रिसिएशन का। हम नेट पे हैं, ग्रॉस पे जाना है तो ऐड कर दो। तो सर ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा देखो तो? 63,700 मोस्ट प्रोबेबली। तो तुम लोग का आंसर एक बार हम लिख लें यहाँ पे, देखो तो 62,000 एक बार तुम लोग बोला, ये रहा 62,000, एक आ गया 63,700, करेक्ट। उसके बाद बताइए क्या लिखा हुआ है? नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सोच के बताओ। एनएनपी एट एफसी पे आना पड़ेगा। हम लोग कहां पे खड़े हैं? एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी कितना है? 62,000। उसमें से क्या हटा दें या जोड़ दें? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मेरे पास कितना था? 62,000 था, और उसमें से माइनस कितना कर देंगे? यही तो, प्लस हो जाएगा। देखो क्या करना चाहिए, एक बार 6 नंबर का थोड़ा हैंडल करके बता मेरे को। 6 नंबर का इसका ट्रीटमेंट क्या करना है बताओ तुम? ट्रीटमेंट क्या करना है? व्हाट शुड बी डू? एनएनपीएफसी में जाने एनएनपीएफसी में जाने के लिए व्हाट शुड बी डू? तो या सब को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, बट बिकॉज़ ओके, ऐसा था। इसी करेक्ट। तो मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। मेरे को लगता है जब हम लोग खड़े होते हैं ना एनडीपीएफसी पे, तो उसमें सारा पैसा रहता है। मेरे को पैसा क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पे ऐड करना पड़ेगा ना, तब जाके मेरे को नेशनल इनकम मिलेगा। सोच के बताओ, शैल वी ऐड और लेस? ऐड करना चाहिए ना।
ये तो इस देश का इनकम है, और जब मेरे को बाहर से जो इनकम है उसको भी तो मेरे को ऐड करना चाहिए, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। समझ में आ गया? इट हैज टू बी एडेड, तो ऐड करेंगे लेकिन -300 है तो माइनस हो जाएगा नेट नेट एक्चुअल में। सर कितना आना चाहिए? 62 से 61,700 हो जाएगा, ये तो खत्म। उसके बाद क्या है सर, देखिए तो लास्ट में क्या पूछा है, अब एनएनपी मार्केट प्राइस, ये तुम लोग को पता है क्या कैसे होता है? बस किसमें, एनडीपीएफसी पे क्या ऐड कर देंगे, ओके सॉरी, एनएनपीएफसी पे ऐड कर देंगे क्या, वो जो भी है वहां पे ऐड कर लो, 7,200 के करीब कुछ ऐड कर देना है, खेल खत्म हो जाएगा। अब सर सबसे पहले बात सुनिए, ये सुन के सवाल को देख के कभी भी डर लगा तुम लोग? सवाल को देख के क्या क्या यहाँ पे सुविधा कहाँ हुआ बता तो? सबसे पहले अगर तुम लोग जब सवाल पढ़ रहा है वहां पे थोड़ा अगर ध्यान से सवाल पढ़ लेगा तो तुम लोग क्या कर सकता है, तुम लोग अपना जितना सामान का जरूरत है उसको अलग कर लेगा, ठीक तो? देखो यहाँ पे अलग हो गया आराम से। अब सर आप लोग को कैसे प्रेजेंट करना वो देख लो। सबसे पहले क्या पूछा है, एनडीपीएफसी पूछा है। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है पता है? एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू, तुम लोग खुद बोला था, सीओई प्लस ओएस प्लस, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनडीपीएफसी का मतलब क्या होता है, सीओई ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। अभी लोग को प्लस को अपना जगह पे प्लॉट कर दो, 24 10 28, यू आर गेटिंग 62,000, करेक्ट? सकेगा ये वाला? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। उसके बाद अपने पास क्या आया था, जीडीपीएफसी चाहिए था, मैंने क्या किया यहाँ पे एड डेप्रिसिएशन कर दिया। एक काम करना है बस यहाँ पे, क्या पता है, एक काम करना है, whenever you are writing the formula, whenever you are writing the quotation, this kind of quotation we are plotting, you have to write formula लिखना, फॉर्मूला जरूर लिखना। अब इसके बाद तुम्हारा 63,700 आ गया, ओके? उसके बाद क्या है देखो, करेक्ट है ये वाला, देखो तो माइनस करना था ये वाला एनएनपी एट एफसी था, उसमें से एनएफआई माइनस कर दिए तो आगे अपने पास ये खेला एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी में। समझ में आ रहा है ये सब चीज? अब इसके बाद देखो क्या है, ये दो देख लो ये वाला क्या समझ में आया यहाँ पे, एनएनपीएफसी प्लस एनआईटी कर देंगे तो व्हाट विल यू गेट, एनएनपी एट एमपी। समझ में आ गया नहीं वाला चीज? मैनेज कर सकेगा? बताओ, कोई डाउट है इसमें? डर लग रहा है? कॉपी करना है घर में करेगा? ये तो तुम लोग के पास मिल गया है शीट, देख के हाँ रिकॉर्ड करना है। Oh, you are telling me to repeat. My God. देख एनएनपीएफसी है तो तुम लोग को उस दिन सिखाए थे ना एफसी से एमपी में कैसे आना है। तो सर अभी हम लोग कहाँ पे हैं, एफसी एनएनपीएफसी में है। मेरे हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, एनडीपीएफसी में खड़े हैं। जाना कहाँ है, एनएनपी, तो एनडी से पी में जाना है, डी से डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। तो क्या करें, क्या करना है, एनएफआई को ऐड कर देना। देखो ऐड कर दिया यहाँ पे, सिंस वो नेगेटिव में है इसीलिए नेगेटिव हो, ठीक है। उसके बाद मेरे को कहाँ जाना है, एनएनपी एट एमपी जाना है। तो एनएनपी एट एमपी जाने से पहले सबसे पहले ये जान लो तुम लोग कहाँ पे खड़ा है, वेयर आर यू स्टैंडिंग, एनडीपीएफसी, और मेरे को जाना कहाँ है, एनएनपी एमपी। तो सर यहाँ पे दो एडजस्टमेंट होना चाहिए ना। क्या क्या होगा, सबसे पहले एनएफआई भी ऐड करेंगे, देन एनआईटी भी। समझ में आया? या हम लोग सीधा सीधी इसको यूज कर सकते हैं, एनएनपीएफसी प्लस एनआईटी, एक ही बात है ना, यू कैन यूज। देख लो ये लिख के करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द फुल मार्क्स। समझ में आ गया वाला चीज? अब चलिए ये वाला कर लेते हैं, 2 नंबर वाला सम एक बार डिस्कस करेंगे फिर तुम लोग बनाएंगे इसको। रेडी है? हाँ हो जाएगा ये पक्का, सकेगा तुम लोग? देख लिया एक बार स्क्रीन पे। देख सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है।
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन यूजिंग इनकम मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है? इनकम मेथड यूज करना है। नाउ सी व्हाट दी डोमेस्टिक निकालना है। डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या होता है सर? एनडीपीएफसी। और उसके बाद क्या बोला है? नेशनल इनकम, दैट इज एनपीएफसी। तो सबसे पहले एनडीपीएफसी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है बताओ? NDFC और MI plus OS plus सीओई। यही तो आगे पीछे भी करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। तो चलिए सर, सबसे पहले आप लोग को खोजना पड़ेगा सीओई कहाँ कहाँ है। चलिए सबसे पहले देखिए वेजेस लिखा हुआ है, तो वेजेस क्या होगा सर? चलिए इसको लिख देते हैं सीओई। सीओई। रेंट कहाँ जाएगा? ओएस। इंटरेस्ट, डिविडेंड, वाई सर? क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट है ना डिविडेंड। प्रॉफिट में हम लोग 3 बात किए थे। एक, सबसे पहले पैसा किसको देना है? गवर्नमेंट को। किस नाम से? टैक्स। दूसरा किसको देना है? शेयर होल्डर को। किस नाम से? डिविडेंड। और तीसरा अपने पास रखेंगे। और इस तीनों को जोड़ने से क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। देखो ओएस आ गया, मिक्स्ड इनकम को तो एमआई मिल गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब सर क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। याद आया? वही वाला चीज है। कहां पे जाएगा? ओएस। एसएससी कहां जाएगा? सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। सीओई। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स किधर जाएगा? ओएस। और एनएफआईए, उल्टा लिख दे क्या? एनएफआईए होगा ना। प्रोजेक्ट में ठीक कर लेते हैं। एनएफआईए करेक्ट। अब सर तुम लोग एडजस्ट कर लेगा ना? सारे सीओई को जोड़ दो, सारे ओएस को जोड़ दो, सारे एमआई को जोड़ दो। व्हाट विल यू गेट? एनडीपीएफसी। अब उसके बाद क्या करना है सर? माइनस करेंगे या ऐड करेंगे क्या? एनएफआईए। खत्म खेला। अब देखो समझ में आ रहा है? मैनेज कर सकेगा ना? चलिए एक और कर लेते हैं। ये देखिए सर, 60 नंबर सम क्या पूछा है? सबसे पहले देखेंगे सवाल पढ़ने का। अपना काम कहां खत्म करना है अपने लोग को? सवाल पढ़ते पढ़ते काम खत्म कर देना। वहीं पे काम खत्म कर दो, ताकि तुम जब फॉर्मूला लिखेगा तुम्हारा दिमाग बैकग्राउंड पे ठीक काम करेगा। समझ में आया? तो प्रेशर कम पड़ेगा। यहां देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द डेटा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बोलते तो क्या होगा सर? एनडीपीएफसी निकालना है सर। एनडीपीएफसी के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत होगी? सीओई एंड एमआई। मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा। खत्म। तो सर सबसे पहले सीओई दिया हुआ है। यस सर, ये देखिए दिया हुआ है। सीओई अकेले दिया हुआ है। अब मेरा बात सुनो, ध्यान से सुनना। रेंट दिया हुआ है। रेंट किधर जाएगा सर? बस। वेजेस एंड सैलरी सीओई में जाना चाहिए, हाँ की ना? ऑलरेडी सीओई निकाल के दे दिया है। दे हैव ऑलरेडी गिवन द वैल्यू ऑफ सीओई, देन व्हाई शुड आई कंसीडर द वेजेस एंड सैलरी? डबल काउंटिंग हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी शुड इग्नोर इट। व्हाई? क्योंकि सर सीओई में तो ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरीज है, वापस से क्यों जोड़े? समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? नेट एक्सपोर्ट। क्या करना है? एक्सपोर्ट का कोई काम था क्या अपना इनकम में? क्या करें इसको? इग्नोर। उसके बाद क्या है सर? नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है ये? प्रॉफिट, इंटरेस्ट, तो ये लिखा नहीं रहा है। डेप्रिसिएशन किधर जाएगा? पता नहीं सर, जब दरकार पड़ेगा देख लेंगे, जो पूछेगा अपने हिसाब से। रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड कुछ करना है इसका? कोई दरकार नहीं है सर, छोड़ दो। टैक्स ऑन प्रॉफिट क्या करते हैं? पता है कि नहीं? टैक्स ऑन प्रॉफिट क्या करते हैं? ओएस। टैक्स सबसे पहले प्रॉफिट का हिस्सा किसे देना है? सबसे पहले प्रॉफिट का हिस्सा किसे देना है? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को देंगे तो नाम क्या है? टैक्स। अब सकेगा तुम लोग? अब देख लो क्या करना है। यहां पे बाकी काम कर लेगा ना तुम लोग? एनडीपीएफसी निकाल लेगा, ये एनएनपीएफसी भी निकाल सकता है। जो भी बोले निकाल देना खुद ब खुद। सेवनटीन देखो तो सकेगा?
है लिखा हुआ है, एक बार बात कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला में तुम लोग प्लॉट करेगा। सबसे पहले पूछा क्या है सर, देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो एनडीपीएफसी। चलिए सर एनडीपीएफसी का फॉर्मूला याद है, बोलो मेरे साथ क्या क्या है, एम आई सीओई ओएस एम आई मिले जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या, एनडीपीएफसी। खत्म। अब चलिए सर यहाँ पे देखते हैं डिविडेंड किधर जाएगा। ओ माय गॉड, अब तो तुम लोग को याद होना शुरू हो गया। कंट्रीब्यूशन टू एसएससी स्कीम बाय एम्प्लॉयर किधर जाएगा, सीओई। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट पेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट किधर, वो इंटरेस्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स, वेजेस सैलरी, एनएफआईए। अब बताओ कुछ दरकार है मेरा यहाँ पे, पूरा यूजलेस बना दिया तुम लोग मेरे को। सकेगा ना, मजा आया। चलिए आप 18 नंबर देखना है क्या, देख लो तो। पूछा कुछ उल्टा है, देख लो अच्छे से देख लो। यहाँ पे पूछा क्या है, वेजेस एंड सैलरी। कुछ डरना वरना नहीं है, जो चीज बोला है ना, जो चीज जो फॉर्मूला पता है उसी से एक सवाल शुरू करते हैं। फॉर्मूला वही लिखना। देखो फॉर्मूला में देखो क्या दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है एनएनपी एट एमपी दिया हुआ। तो सर इस सवाल को जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एनएनपी एमपी। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, मैं देखो क्या कर सकते हैं, तुम लोग बोला एनडीपीएफसी बोल दे यहाँ पे, क्या देखो तो, ये देखो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो एनडीपीएफसी, उसमें हम लोग को क्या प्लस करना पड़ेगा, सोच के बताओ, एनएफआईए प्लस एनआईटी, यही तो। खत्म। यहां तक का बात समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो सर यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, देखो तो, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हाट वी कैन कैलकुलेट। मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं फॉर्मूला आराम से। आज सवाल नहीं कराएंगे, खाली डिस्कस करें, नेक्स्ट डे सारा सवाल करा देंगे तुम। एनडीपीएफसी समझ में आ गया होगा कैसे आ रहा है। तो सर यहां से एनडीपीएफसी आ गया। नाउ एनडीपीएफसी को क्या एक बार बोलते हैं, लिख सकता है, क्या बोलते हैं, प्लस प्लस, खत्म। सीओई में क्या क्या आएगा बताओ, सीओई में क्या क्या आएगा बताओ। सबसे पहले वेज सैलरी आना चाहिए, क्योंकि उसी को खोजना है ना। वेज सैलरी सबसे पहले लिखेंगे। एनडीपीएफसी का तो फिगर अपने को मिल चुका है यहाँ पे ऊपर से, वेजेस सैलरी आ गया है। उसके बाद और कुछ है, देखो तो, देखो यहाँ पे लिखा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, दोनों लेना है। कौन सा लेना है, सिर्फ एम्प्लॉयर, बोले थे ना सिर्फ एम्प्लॉयर। तो हटाओ इसको भाई, तो ऐड कर लेंगे एसएससी, गलत हो गया, हो गया ये। ओएस में क्या क्या आएगा पता है, रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट, ऐड कर देंगे इसको। प्रॉफिट भी है ना, तो प्रॉफिट भी जोड़ देंगे, खत्म। अब मिक्स इनकम का कुछ खेला है नहीं है सर, छोड़ दो। अब देखो तुम लोग निकाल लिया खुद को, समझ में आ रहा है सवाल कैसे बन रहे हैं। यहाँ पे याद हो जाएगा फॉर्मूला सारा, एक बार ट्राई करेगा घर में, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग सारा सब जितना एग्जाम है कॉपी का सब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहीं पे रोकते हैं फिर।